अच्छा, इस क्लास में क्या होगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि बैकएंड। लेकिन बैकएंड के लिए मैं आज ये नहीं पढ़ा रहा कि बैकएंड को लिखना कैसे है, बैकएंड को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग सारे अपने कॉपी पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ें होगी आपकी उनके पास रखें और यहाँ पर इसको नोट डाउन करें। इंटरव्यू के क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारी प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ कि असल में बैकएंड होता क्या है, सारी चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो आप लोग अगर फ्रंट एंड में या फ्रंट एंड आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि फ्रंट एंड और फ्रंट एंड के बाद जो करने वाले हैं वो सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो अभी तक जो हम सारी चीज़ें कर रहे थे ना, उसमें क्या होता था, बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती थी। एक हमारे पास होता था फ्रंट एंड, जिसे हम फ्रंट एंड बोलते थे, और एक हमारे पास था सिर्फ ये फ्रंट एंड था बस। अब फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, फ्रंट एंड के अंदर ये था कि इसमें हमारे पास HTML होती थी, CSS होती थी, और थोड़ी बहुत हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती थी। ये तीन चीज़ें। अच्छा, क्लास के सिनेरियो ऐसे होगा कि मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग सारे माइक अपने खोल देना, जिन जिन को अगर सवाल करना हो तो वो सारी चीज़ें सवाल कर लेना। अब जैसे फ्रंट एंड में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपको पता है कि जब ये सारी चीज़ें फाइल सर्वर पर जाती है तो सर्वर से क्या होता है कि ये सर्वर पर जाती है और रिस्पॉन्स में हमें वो चीज़ें मिलती है जो हमने इसके अंदर लिखी हुई हो, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो हो या आपका इंडेक्स कोई पेज हो, जो भी हो, यहाँ पर हम देते और यहाँ पर सर्वर पर डिप्लाई करने, और डिप्लाई कहाँ पे करते, या तो हम कर रहे होते नेटलीफाई पे, या तो हम कर रहे होते हम कर रहे होते लोकल आईओ पे जैसे कि गिटहब के आईओ पे, या हम कर रहे होते सर्च पे जैसे कि मैंने आपको HTML के क्लास में सर्च की डिप्लॉयमेंट करवाई थी। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें डिप्लॉय हो जाती है तो सर्वर से इसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा होता है, तो सर्वर पर जो इसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है, हमारे पास जो HTML की फाइल होती है वो तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए होती है, और वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो जब ये सर्वर पर जाती है, सर्वर पर जाने के बाद हमें वो HTML कैसे दिख रही होती है, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है नेटलीफाई और सर्च। और नेटलीफाई और सर्च के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, उसे हम कह रहे होते हैं इंजीनिक्स। ये इंजीनिक्स क्या कर रहा होता है, ये इन सारे फाइल्स को HTML में CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों फाइलों को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद ये हमें क्या देता है, सारे HTML की फाइल दे देता है। वही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपस में कनेक्ट कर रहा होता है जब हम सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। फिर जब हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम जब इसको फ्रंट एंड को किसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्ट आ गई जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, आप सबको पता है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोड कर रहे होते हैं। अब जब इसमें हम कोड कर रहे होते हैं ना डायरेक्ट, तो हम इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में नहीं कर रहे होते, इसको हम किसी ऐसे कंटेनर में बंद कर रहे होते हैं कि जो हमें रिएक्ट, रिएक्ट भी क्या है, रिएक्ट की जो फाइल होती है इसके अंदर मेन फाइल होती है इंडेक्स, index.html। वो index.html क्या कर रही होती है, वो असल में ये कर रही होती है कि वो सारे फाइल को जोड़ती है। इंडेक्स जाती है मेन के पास, मेन डॉट JSX हो गया या TSX हो गया, मेन JSX जाता है हमारे पास app.jsx में, और app.jsx के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी राउटिंग के अलावा जो भी सारी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें इसको मिल जाती है। तो सर्वर पर जो फाइल जाती है ना भाई, वो सिर्फ इंडेक्स जाती है। हमारे ये ब्राउज़र जो है ये इंजन सिर्फ HTML की फाइल ही समझता है, और HTML से सारे फाइल को जो कनेक्ट हुआ होता है वो सारी चीज़ें इसको मिल रही होती है। तो यहाँ पर अब रिएक्ट जब हम डालेंगे ना, तो रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दिख रहे हैं। रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का बना बनाया कोड। अब जावास्क्रिप्ट को हमने इंडेक्स के साथ कैसे कनेक्ट करना होगा, फिर उसके साथ जो हमने ये एक लाइब्रेरी डाली है रिएक्ट, ये कैसे होगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसको जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ हम इसको देते, वो चीज़ हमारे पास क्या होती है, वो होती है बंडलर। वो हमारे पास बंडलर होता है, और उस बल, वो बंडलर हमारा क्या कर रहा होता है कि इस रिएक्ट को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फाइल में कन्वर्ट करके सर्वर पर फेंकती है, और सर्वर से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें उस HTML की या पोर्टफोलियो हो रिएक्ट में बनी हो वो हमें मिल रहा होता है। अब बंडलर कौन कौन से हैं हमारे पास, जो हम मशहूर बंडलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक हमारे पास है
वेट, दूसरा हमारे पास है वेब पैक, तीसरा हमारे पास है पार्सल। ये तीन चीज़ें हमारे पास, मेन जो तीन चीज़ें हैं हमारे पास बंडलर, ये तीन है। अब ये जो तीन बंडलर है हमारे पास, ये क्या कर रही होती है, हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को कनेक्ट करके सर्वर पर फेंकती है। और सर्वर पर इनको जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, फिर हम इसको जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं, हम इसको कहाँ पर कर रहे होते हैं भाई, हम इसको कर रहे होते हैं वर्सल पर। तो वर्सल के अंदर जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमें हमें वो बंडल बताओ जिससे आप इसको डिप्लॉय कर रहे थे। हम बोलते हैं ये वीड की फाइल आ रही है। तो वर्सल क्या कर रहा होता है, इस वीड के जरिए एनजीनेक्स खुद लगा लेता है। मैंने इंडेक्स HTML की फाइल लिखी, सर्वर पर फेंकी, मैंने उसका पाथ दिया, मेरे पास इंडेक्स आ गया। तो उसके बिहाइंड क्या लगा होता है, एनजीनेक्स। और जब आप इसको किसी बंडलर के अंदर लिखते हो, जो वीट होगा, वेब पैक होगा, पार्सल होगा, तो फिर वहां से क्या होगा, हमारे पास एक बंडलर ये कहलाएगा। अब जब ये बंडलर आया तो हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं। अब ये सारी कहानी होगी फ्रंट एंड की। तो सारी ये जो सिंपल फ्रंट एंड है, ये इसके साथ रिएक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रंट एंड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हमारे पास वो डेटा हो जो हमें बाद में भी चाहिए हो। तो बाद में भी वो डेटा अगर हमें चाहिए हो, तो हम इसको किसी जगह सेव करने की कोशिश करेंगे। तो सेव कहाँ पे करेंगे, वो हमारे पास आएगा, कोई एक डेटाबेस मौजूद होगा। तो देखो ये कहानी कैसे चली। कहानी स्टार्ट हुई हमारे पास रिएक्ट से, हमारे पास ये कहानी यहाँ से स्टार्ट आ गई। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, रिएक्ट फ्रंट एंड। अब जब रिएक्ट फ्रंट एंड हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर एक चीज़ और आ गई हमारे पास। वो क्या हो गई, हमारे पास है मतलब ये फ्रंट एंड हो गई, पूरी फ्रंट एंड रिएक्ट से हमने बना दी। और बंडलर के जरिए हमने कर दी ताकि हमें दोबारा वो HTML की फाइल मिल जाए। फिर जब इसके बाद मैं गया, तो मुझे एक चीज़ और चाहिए थी, वो फ्रंट एंड से क्या, बैकएंड, बैकएंड चाहिए। अब बैकएंड को कैसे इस्तेमाल करें, बैकएंड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएगी। बैकएंड को जो हम लिखेंगे हमारे पास, तो वो बैकएंड के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। देखो हमने फ्रंट एंड में लैंग्वेज पढ़ रही होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। अब हमें बैकएंड के लिए भी लैंग्वेज चाहिए। तो पहले हमारे पास बैकएंड लिखा जाता था किसी एक लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज का नाम होता था सी। सी लैंग्वेज होती थी, सबसे मशहूर लैंग्वेज 1972 में ये आई थी, सी लैंग्वेज आई थी। और 1972 आई थिंक। तो ये इसके अंदर हम बैकएंड की मतलब ऐसे ही लैंग्वेज लिख रहे थे, ऐसे प्रोग्रामिंग लिख रहे थे कि हमारे पास ये ब्राउज़र समझे। अब ब्राउज़र जब HTML की फाइल समझते हैं, तो HTML ब्राउज़र से साथ कनेक्टेड होता है। अब हम जब बैकएंड लिखेंगे, तो बैकएंड के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट थी नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, या तो सी से ही इस्तेमाल कर रहे थे, या तो हम पाइथन से लिख रहे थे। फिर जब HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर तरक्की होती गई, तो फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल कर रहे थे आउटसाइड ब्राउज़र। अभी जो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, तो ब्राउज़र में हमें जावास्क्रिप्ट मिल जाती थी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस ब्राउज़र से हम ऐसी लैंग्वेज कहाँ रखें कि जो बैकएंड के ऊपर हो, जो ब्राउज़र पे ना दिखे, बल्कि हम कोई प्रोग्रामिंग करें, कोई लॉजिक लिख के, सारी चीज़ें लिखे, और ये हमें सारी चीज़ें दे दे। तो हमारे पास फिर जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए भी इस्तेमाल आनी शुरू हो गई। अब जब ये बैकएंड के लिए शुरू हो गई इस्तेमाल करना, तो फिर हमने क्या किया कि जब ये बैकएंड में इस्तेमाल हो गई, तो फिर हमने ये किया कि भाई जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के लिए भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र के लिए थी। अब इसको हम टर्मिनल में भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ले लेता हूँ कि क्या क्या अभी तक कुछ समझ नहीं आए हो, तो मुझे बता दे सारी चीज़ें। माइक आप ऑन करें और डायरेक्ट सवाल पूछे आप। यहाँ तक क्या समझ नहीं आया आप लोगों को, कोई भी हो आप मुझे डायरेक्ट। सर ये हुई सर हुई सर हुई वेब पैक पार्सल वाला बता दें दोबारा से। अच्छा, हम जब ब्राउज़र पे काम कर रहे होते हैं ना, इस ब्राउज़र पे, इस क्रोम के ऊपर, तो क्रोम HTML की फाइल समझता है, वापस भी HTML की फाइल देता है। ये अगर आपको HTML को स्टाइलिंग करनी हो तो CSS, और अगर आपने इसके ऊपर कोई फंक्शनलिटी लगानी हो तो जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक ये। फिर मैंने क्या यार कि मैं इसके अंदर क्या करूं कि इसको जब मैं किसी जगह पे डिप्लॉय कर दूं,
या किसी AWS पे डिप्लॉय कर दूँ, कहीं पर भी डिप्लॉय करूँ तो मुझे दोबारा HTML की फाइल मिल जाए। तो जब तक हम इसको डिप्लॉय कर देते ना, लोकली कर रहे थे नेटलिफाई पे, सर्च पे, तो वो इंजीनिक्स इसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब इसको हम रिएक्ट भी करेंगे तो रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज तो नहीं है, मतलब उसकी लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी को कौन, मतलब इसको कंट्रोल कौन करेगा? अच्छा, इसमें जो मेन चीज होती है ना कंट्रोल करने के लिए, ये जो बंडलर हमारे पास कंट्रोल करते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रिएक्ट में वीट क्यों इस्तेमाल करते, तो उसको बोलना भाई हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं, npx npm, इस पैकेजेस को हमारे कोड से कनेक्ट करवाना बार बार, वो काम होता है इस वीट का, इस बंडलर का काम होता है। तो ये वीट क्या करता है कि अगर कोई npm करे, क्योंकि रिएक्ट जब हम यूज कर रहे होते तो हम लिख रहे होते npm, वो npm हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पैकेज आया, जेसन की फाइल आ गई, तो उस जेसन की फाइल को कंट्रोल करना, बार बार कनेक्ट करना, वो वीट का काम होता है। कोई और सवाल भाई? कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी लेट हो गया तो थोड़ा सा आप शॉर्ट में एक बार फिर से बता देंगे सब हाँ हाँ कुछ। बता देंगे। देखो, हम अभी तक जो काम कर रहे हैं ना, वो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से करते हैं। और दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी वेबसाइट हो, ये तीन चीज़ें उसके अंदर मस्ट होती है। कोई भी वेबसाइट हो, तीन चीज़ें उसमें लाजमी होती है। अब जब ये तीन चीज़ें लाजमी होती है ना, तो क्या होती है हमार, अगर आप कोई AI या डेटा साइंस का भी काम कर रहे हो ना, उसमें भी HTML जाएगी फाइल। अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई भी हो, तो हमारे जो ये सर्वर है ना, ये गूगल, ये सिर्फ समझते हैं HTML, क्योंकि ये जो HTML की फाइल होती है, ये डॉक्यूमेंट होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और डॉक्यूमेंट, अगर आप इसके URL भी देखो ना इसका, तो ये भी HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, के कुछ प्रोटोकॉल्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, और वो प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है, और वो हमारे पास HTML की फाइल ही होती है। तो जब सिंपल हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो हम तीन चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास शो हो रहा होता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इसको हम जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वो हम नेटलिफाई पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, हम उसको सर्च पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो जब हम इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो सर्वर पर तो HTML की फाइल जाती है, तो HTML से CSS कैसे कन्वर्ट होती है? कनेक्ट। और जावास्क्रिप्ट इसके साथ कौन कनेक्ट कर रहा होते हैं, ताकि वो फिर जब हम इसको रिस्पॉन्स देके, जब इसका रिस्पॉन्स देखे, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? देखो मैं यहाँ पर डायग्राम में बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है फ्रंट एंड की एक फाइल मौजूद है, सही है। ये हमारे पास है HTML की फाइल, यहाँ पर हमारे पास आ गई CSS की फाइल, और यहाँ पर आ गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट। ये तीन फाइल मैंने बना दी, कोई कोड कर लिया, स्टाइलिंग हो गई। अच्छा, ये जो तीन कोड है हमारे पास, ये कहीं ना कहीं तो जाएगी ना डिप्लॉय करने के लिए, तो इसके लिए कोई मशीन चाहिए जहां पर हमारा कोड दिखे, तो उस मशीन को हम बोलते सर्वर, उस मशीन को हम सर्वर बोलते हैं। जब इसको हम सर्वर बोलते हैं ना, तो ये सर्वर क्या कर रहा होता है? ये सर्वर ये कर रहा होता है कि आपके इस पूरे HTML की फाइल को लेता है, यहाँ पर इसको ये मिलता है, और हमें वापस वो HTML की फाइल देता है। जब मैं URL डालता हूँ ना, मैं जब लिखता हूँ HTTPS और URL में लिखता हूँ कि पोर्टफोलियो, मेरी पोर्टफोलियो दिखाओ, तो पोर्टफोलियो ये कैसे ढूंढता है? ये तो सिर्फ HTML की फाइल समझता है। तो इन तीनों की जो आपस की कनेक्शन होती है ना, इसके इसके साथ कनेक्शन, और इसके साथ इसका कनेक्शन, इन तीनों को मेंटेन रखना, मतलब HTML को CSS से कनेक्ट करना, CSS को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करके आपको दोबारा से ये रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये रिस्पॉन्स जो कन्वर्ट कर रहा होता है, ये कर रहा होता है Nginx। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, मैं लिखूँ कि भाई मुझे Nginx बताओ, ये क्या बोल रहा है? हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स वेब सर्वर रिवर्स प्रोक्सी, हमारे हर चीज को रिवर्स कर रही होती है। लोड बैलेंसर, ये क्या चीज है? आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। HTTP कैशे एंड ईमेल प्रोक्सी, सारी चीजों को कनेक्ट करना हमारे पास क्या कहलाता है? ये एक इंजन है, देखो इंजन X। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, और ये लोकली हमारे पास है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो ये वेबसाइट है ना लोकल वाली, ये पोर्टफोलियो वाली,
ये मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ AWS पे। अब AWS पे जो nginx नहीं होता तो हमें nginx करना पड़ता है, हमें ये nginx करना पड़ता है। इस कोड के अंदर अगर मैं चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा, इसके अंदर मैंने चेंजेस कर दी, तो ये सर्वर के पास जाता है, जब हमें दोबारा देता है तो वो चेंजेस कैसे अपडेट हो रही होती है, फिर दोबारा कैसे कनेक्ट हो रहा होता है, तो वो ये करता है nginx। AWS पे जब हम दोबारा इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं और इसके अंदर कोई चेंजेस कर रहे होते हैं, तो ये चेंजेस हमें करनी होती है, उसे हम कहते हैं CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है, CI/CD कर रही होती है। फिर CI/CD को भी एक कंटेनर चाहिए होता है कि भाई इस चीजों को कनेक्ट कर लो, तो वो जो कंटेनर हम यूज कर रहे होते हैं उसे हम कह रहे होते हैं डोकर। ये क्या कर रहे होते हैं, आपके सारे मशीनों, सारे कोड को एज अ इमेज के तौर पर कंपाइल कर देता है, अपने पास रख देता है, थोड़ी छोटी छोटी मशीनें बना देता है। लेकिन हम जब लोकल की बात कर रहे होते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो हमारे पास nginx होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अच्छा, फिर मैं क्या क्या चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर मैं एक चीज को कनेक्ट करूँ, जावास्क्रिप्ट में बार बार लिख रहा हूँ ना, तो मैं जावास्क्रिप्ट का बना बनाया कोड डाल दूँ। जब मैं बना बनाया कोड डालता हूँ यहाँ पर, तो बनाया बनाया कोड हमें देता है रिएक्ट। ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत ज़्यादा मौजूद है। स्कूल की लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें किताबें ज़्यादा मौजूद होती है। तो जावास्क्रिप्ट का बना बनाया कोड अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, तो वी कैन यूज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का बना बनाया कोड। अब रिएक्ट जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे ना, तो इसके लिए डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, ये क्योंकि लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी को हम जब लैंग्वेज में डालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसके अंदर एक पैकेज डाल रहे होते हैं, और उस पैकेज का नाम होता है npm। या तो हम npm इंस्टॉल रिएक्ट कर रहे होते हैं, और या हम npx कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? अब जब आपने इसके अंदर कोई npm डाल दिया, ये वॉइस अगर आप लोग बंद कर दे प्लीज। अच्छा, मैंने जब इसके अंदर पैकेज डाल दिया, अब हमारे वेबसाइट के अंदर तो सिंपल जावास्क्रिप्ट थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने पैकेज डाल दिया npm। ये जब मैंने npm डाला, npm को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना, इसको संभालना, इसको बार बार कनेक्ट करना। ये कौन है भाई? भाई आप लोग तो माशाल्लाह से आ गए, 42 स्टूडेंट है। अब देखता हूँ कि रात के 2 बजे तक कौन होता है यहाँ पे। अच्छा, तो जब ये रिएक्ट के अंदर यहाँ पर पैकेज आ गई ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर npm कर दिया, अब इस इन दोनों को भी कनेक्ट करना, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को मेंटेन रखना। मेंटेन रखने के लिए मैं इसके अंदर एक एक अदद बंडलर डालता हूँ कि इन दोनों को बंडल करे। तो इन दोनों को जब बंडल कर रहा होता है, वो हमें बंडल कर रहा होता है इन दोनों को, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को। वो जो बंडल कर रहा होता है वो हम लिखते हैं, वो हमारे पास आता है वीट। वीट अगर नहीं है तो आपको आपको लगाना होगा वेब पैक। अगर वेब पैक नहीं है तो आप लगाओ पार्सल। अब अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ कि भाई वीट दिखाओ, वीट क्या चीज़ है, ये देखो ये वीट खुल रहा है अभी। ये देखो ये बोल रहा है कि वीट क्या है, फ्रंट एंड का बिल्ड है, बिल्ड टूल है। सही है, किसी वेब एप्लीकेशन को आप बना रहे हो, आप उसको बिल्ड कर रहे हो। बिल्ड का मतलब क्या है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट और npm के पैकेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो हम इसको वीट के अंदर कर रहे होते हैं। ये वीट इसको खुद संभाल रहा होता है। अब जब हम इस वीट को डिप्लॉय करते हैं ना इस सर्वर पर, और ये सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट nginx मौजूद होता है। बात समझ आ रही है? तो ये nginx, ये बंडलर क्या कर रहा होता है, इन सबको कनेक्ट कर रहा होता है। अब हमें nginx की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप इसको कई सर्वर पर वीट के डिप्लॉय कर अंदर रहे हो। nginx मौजूद होता है। जी जी जी, सवाल पूछे। वीट के अंदर nginx मौजूद होता है मतलब। हाँ, मतलब अगर आपने रिएक्ट डाल दिया ना, तो फिर आपको nginx की जरूरत नहीं होती। हम फिर इसको वर्सल पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं, और वो वर्सल खुद उसको मैनेज कर रहा होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारे पास nginx मतलब वीट तो नहीं होता। तो जब वीट नहीं होता तो वो फिर nginx हम ये खुद ब खुद कर रहे होते हैं। मैंने जब आपको सर्च की डिप्लॉयमेंट करवाई थी, तो इस सर्च के अंदर बाय डिफॉल्ट वीट ये nginx होता है कि आपकी फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीज। बात समझ आ रही है? मतलब बेसिकली nginx डिफरेंट फाइल को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। हाँ, रिवर्स प्रोक्सी करते हैं हमारे पास। रिवर्स प्रोक्सी HTTP जो रिक्वेस्ट होती है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसकी रिवर्स प्रोक्सी कर रहा होता है। अच्छा जी, ये तो सारी चीज़ें होगी फ्रंट एंड।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर अगर कोई बंदा आ रहा है तो उस बंदे की डिटेल सेव हो जाए। उस बंदे की डिटेल हमारे पास क्या हो जाए भाई, अगर सेव हो जाए ना, तो सेव करने के लिए मुझे एक मशीन और लेनी पड़ेगी ताकि मैं इसके अंदर अपने यूज़र का डेटा सेव रखूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आया, एक यूज़र आया, उसने कुछ डेटा डाल दिया। ये आया एक यूज़र, सही है। इस यूज़र ने कोई अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड सारी चीज़ें रखी और मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाए, सर्वर पर सेव हो जाए। अब सर्वर का तो ये काम नहीं है इन चीज़ों को सेव करना। तो सर्वर कहता है कि भाई आप जो है ना, इस सर्वर के अंदर कुछ चीज़ रख दो, कुछ डब्बा रख दो। उस डब्बे के अंदर मैं अपने क्या कर देता हूँ, आपके यूज़र का जो डेटा है ना उसको मैं सेव कर लेता हूँ। यूज़र डेटा को मैं सेव कर लेता हूँ। ये जो सेव कर रहे होते हैं ना, ये यूज़र का डेटा, इस सर्वर को हम कहते हैं भाई, ये जो हमारे पास होते हैं ना, इसको हम कहते हैं डेटाबेस। मतलब डेटा, डेटा रखने की जगह डेटाबेस। फ्रंट एंड काम हुआ, यूज़र आया, उसने अपना नाम। सर्वर और डेटाबेस सर, सर्वर और डेटाबेस अलग अलग चीज है। हाँ, अलग अलग चीज़ है। सर्वर के अंदर हम अपना डेटा रखते हैं। सर्वर क्या कर रहा होता है, आपका ये अच्छा, पूरा ये सर्वर के अंदर डेटा रखते हैं और उसके अंदर डेटाबेस के अंदर पासवर्ड वगैरह, ईमेल वगैरह जाता है। अपना डेटा रख रहे होते हैं, और ये जो डेटा संभाल रहे होते हैं ना, ये सर्वर संभाल रहा होता है। सही है। अगर आपको दोबारा कोई चीज़ चाहिए हो ना, यहाँ से यहाँ चाहिए हो, वो डेटा जो आपने इसको फ्रंट एंड के जरिए दी हो, तो वो यहाँ पर मौजूद होता है, और ये जो हमारे पास सर्वर पे जाते हैं, और ये सर्वर इसको रिस्पॉन्स में दोबारा दे रहा होता है। अच्छा, अब जब फ्रंट एंड के अंदर जब डेटा जा रहा होता है बैक एंड के अंदर, तो इसके लिए चाहिए होती है एपीआई। सही है। एपीआई क्या है, एपीआई होता है वेटर। ये वेटर क्या कर रहा होता है, ये इस डेटा को यहाँ लेके जा रहा होता है, और यहाँ से यहाँ लेके आ रहा होता है। सही है, इसका नाम है, और इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन अच्छा, प्रोग्रामिंग ऐसा कर रहा इंटरफेस। होता है। सही है। आप अपने ये वॉइस प्लीज बंद कर दे। एक 10 मिनट बाद मैं इसको दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ, सही है। 10 मिनट बाद मैं दोबारा क्वेश्चन ले लेता हूँ सबके। अच्छा जी, तो वेटर आया हमारे पास, हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमें कोई डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस रखने के लिए बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट के जितने भी डेटा हो वो इस डेटाबेस के अंदर मौजूद हो। अब डेटाबेस को चलाने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज चाहिए। डेटाबेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज। सबसे पहले सी पे लैंग्वेज पे काम होता था, फिर हमारे पास पाइथन पे, फिर सी के अंदर अपडेशन हो गई तो उसको हम सी प्लस प्लस कह रहे होते, जावा होती है। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक लैंग्वेज आ गई जावास्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड के लिए पहले थी, ब्राउजर के लिए। अब इसको हम टर्मिनल में भी लग सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस तो टर्मिनल में, मतलब ब्राउजर पे तो नहीं होता, ये तो कहीं पे रखा होता है। तो जहाँ पे रखा होता है वहाँ पर हम अगर इस प्रोग्रामिंग को लिखे, तो उस प्रोग्रामिंग के लिए एक लैंग्वेज चाहिए एक डेटाबेस के लिए, और वो प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट। पहले नहीं थी, सिर्फ फ्रंट एंड के लिए थी, अब बैक एंड के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो हम जावास्क्रिप्ट को तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं है भाई। तो जैसे सर हमने पूरा कोड लिखा पाइथन से, सही है। और हम चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट यूज करके सर्वर पर डेटा चले जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर अपने अच्छा। कोड को लिख रहे हो ना, फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट और बैक एंड के अंदर पाइथन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रंट एंड के लैंग्वेज को बैक एंड के लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, उस ताल्लुक को जोड़ने के लिए हमारे पास आती है एपीआई। अब एपीआई होती है दो किस्म की, एक होती है रेस्ट एपीआई। सही है, रेस्ट एपीआई। तो ये एपीआई क्या कर रही होती है, ये एपीआई इसको रिस्पॉन्स कर रही होती है, और इस रिस्पॉन्स को जेसन के फॉर्म में कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अगर आप चाह रहे हो कि ये जो एक एपीआई हो, ये बार बार फास्ट हो जाए, ज़्यादातर फास्ट चले, और एपीआई बहुत सारी एपीआई है, उसको मैं अगर कनेक्ट कर रहा हूँ किसी एआई के साथ या किसी पाइथन वगैरह के साथ, तो उसके लिए फिर रेस्ट नहीं है, बल्कि हम यूज़ करते हैं फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई को मैनेज कर, रेस्ट एपीआई को मैनेज करना, ये हमारे पास खिलाते हैं फास्ट एपीआई। और ये ज़्यादातर किसके लिए, एआई के लिए, चैटबॉट के लिए, या कोई ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं जो कि एआई से रिलेटेड हो, तो हम फिर ये फास्ट एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब बैकएंड के लिए हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर ली, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट।
अब हम कह रहे कि हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट कर दी, जावास्क्रिप्ट हम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, डेटाबेस भी तो सेलेक्ट करो। डेटाबेस आप कौन सा ले रहे हो, मतलब जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं ले रहा हूँ मोंगोडीबी, या मैं ले रहा हूँ मोंगोडीबी नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ पोस्ट एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे। सही है। अब जब पोस्टग्रे है ना, तो ये पोस्टग्रे हमारे मोंगोडीबी के साथ नहीं होता। अब मोंगोडीबी क्या है और पोस्टग्रे क्या है। मोंगोडीबी हमारे पास नो एसक्यूएल डेटा है। नो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल होता है हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर नाम है ना, तो इसके कोई कंटेनर होगा उसमें लिखा होगा इब्राहिम। कोई अगर रोल नंबर है तो वो लिखा होगा 20। तो स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है कि वो रिलेशनल होता है। रिलेशनल मतलब की पेयर में वैल्यू नहीं होती, बल्कि टेबल के फॉर्म में होती है, ऊपर नीचे। तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल। अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं टेबल फॉर्म में डेटा नहीं लिखूं, मैं सिंपल डेटा लिख रहा हूँ कि अगर मैं लिखूं नेम तो नेम आ जाए, अगर मैं लिखूं रोल नंबर तो रोल नंबर आ जाए, मतलब पूरे टेबल वाइज पे नहीं आए, तो मैं फिर इस्तेमाल करता हूँ नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोंगोडीबी। सर ये MySQL की तरह तो नहीं है? सर ये MySQL अच्छा, की माई तरह तो एसक्यूएल नहीं और है? नो एसक्यूएल क्या है। नो एसक्यूएल हमारे पास क्या है, मोंगोडीबी। अगर मैंने कोई ऐसा डेटा लिखना हो जो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरा डेटा हो ना, ये की पेयर वैल्यू में आ जाए और रिलेशनल ना हो, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ नो एसक्यूएल। सही है। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं डेटा को पोस्टग्रे के अंदर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास एक लैंग्वेज है उसका नाम है एसक्यूएल। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए कोई लैंग्वेज आपने चूज कर ली, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ अब इसका मुझे डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस आपके पास दो हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं पोस्टग्रे और या तो हो सकता है माई एसक्यूएल। सही है। माई एसक्यूएल डेटाबेस है, पोस्टग्रे डेटाबेस है, और इन दोनों को किसी लैंग्वेज से कनेक्ट करना होगा। सही है। मैनेज भी करना होगा, तो वो मैनेज करता है एसक्यूएल। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो और की पेयर वैल्यू में चाहिए और आप चाह रहे हो कि वो डेटा रिलेशनल ना हो, टेबल फॉर्म में ना हो, तो मैं सिंपल की पेयर वैल्यू में, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ नो एसक्यूएल। और नो एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है, मोंगोडीबी। ये एक डेटाबेस है। बात समझ आ रही है। अच्छा, तो मैंने चूज कर लिया कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जावास्क्रिप्ट को जो इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नो एसक्यूएल के साथ, मोंगोडीबी के साथ। बात समझ आ रही है। तो मोंगोडीबी मेरा एक डेटाबेस हो सर जाएगा। सर जी जी। जावास्क्रिप्ट को MySQL के साथ connect नहीं कर नहीं 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 नहीं, आप इस जावास्क्रिप्ट को माई एसक्यूएल से भी कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस होगा ना वो फिर पोस्टग्रे वाला होगा, मतलब पोस्टग्रे होगा या माई एसक्यूएल होगा, मोंगोडीबी नहीं होगा। सकते? सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर बता दें। देखो, अगर आपने आपको ऐसा डेटा चाहिए जो कि रिलेशनल ना हो, सिंपल डेटा हो, नाम हो, रोल नंबर हो, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स डेटा ना हो कि एक चीज़ को मैं सर्च करके उसके हिसाब से 15 चीज़ें वो खुद और ले आई, मतलब स्ट्रक्चर वाइज हो, स्ट्रक्चर वाइज। तो उसके लिए डेटाबेस यूज़ होता है पोस्टग्रे एसक्यूएल या माई एसक्यूएल। सही है। और उसके पीछे जो लैंग्वेज चल रही होती है वो चल रही होती है एसक्यूएल। अगर आप रिलेशनल नहीं चाह रहे और आप चाह रहे हो कि की पेयर वैल्यू सिंपल वैल्यूज आ जाए, तो उसके लिए फिर यूज होता है नो एसक्यूएल लैंग्वेज। और नो एसक्यूएल हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट का जो बैकएंड होता है वो क्या होता है, मोंगोडीबी। सही है। सर मोंगोडीबी बेटर क्या कौन है, सा रहेगा? नो एसक्यूएल है। आप बस कोई की सर वैल्यू रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, आप दोनों इसके में अंदर से पूरा बेस्ट डेटा कौन रख सा है? सकते हो। सही है। अब मोंगोडीबी हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मोंगोडीबी के कुछ फायदे हैं। मोंगोडीबी के कुछ फायदे हैं, वो फायदे मैं बता रहा हूँ। सर जी जी। जी भाई। सर ये फायरबेस और MySQL में
हाँ माई एसक्यूएल भी तो यही है ना, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड के लिए डेटा रखूं और इसको इस्तेमाल ना करूं, असल में बैकएंड की जरूरत ही नहीं है, फ्रंट एंड को बैकएंड की जरूरत ही नहीं है। आपने फ्रंट एंड लिखा, इसको बैकएंड की जरूरत ही नहीं है, आप इसका डेटा डाल दो फायरबेस में। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको कंट्रोल करूं, इसको मैनेज करूं, कई जगह पर इसको स्टोर करके दोबारा इसको बुलवाऊं और इसको मैं कंडीशन चेक करूं, लॉजिक लिखूं, तो लॉजिक के लिए, कंडीशन के लिए और कंडीशन के लिए और लॉजिक के लिए अगर आपको कोड लिखना हो ना, तो वो कोड के लिए फिर हमें चाहिए होता है बैकएंड। इस कोड के सिर्फ बैकएंड चाहिए होते हैं बस, ताकि मेरा कोड क्या रहे, सिक्योर रहे। फ्रंट एंड अनसिक्योर है और बैकएंड हमारे पास क्या सिक्योर है। इस फ्रंट एंड का डेटा सबको दिखता है, लेकिन बैकएंड के दिखता डेटा किसी को भी नहीं दिखता। अगर मैं एंड्योर की मिसाल दूं, ये एंड्योर एक पूरी वेबसाइट है। अब इसने जो लिखा है ना कि इस पे क्लिक करके क्या आ जाए, ये आ जाए, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड है, सारी चीज़ें फ्रंट एंड है। मैं इस पे क्लिक करूँ तो ए टू कार्ड हो जाए। अगर मैं इसका पूरा कोड दिखा दूँ तो आप इसका कोड पूरा कॉपी भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आके व्यू पेज सोर्स, अब देखो ये पूरा कोड आ गया, ये पूरा कोड आप छुपा लो अपने पास रख दो, ये पूरा फ्रंट एंड का कोड है, ये देखो। लेकिन ये सिक्योर नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेमेंट, चैट, सारी चीज़ें सिक्योर हो जाए, कंडीशन लग जाए, कोई बंदा लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, मैं उसकी कंडीशन चेक करूँ, उसका डेटा चेक करूँ, तो उस लैंग्वेज को लिखने के लिए मेरे पास सिर्फ क्या आएगा, बैकएंड आएगा, लॉजिक कोड लिखने के लिए बस। और इसमें कुछ ये सब मसला नहीं है। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ गई सारी बात? आई थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अच्छा, असल में आप लोगों का लेवल भी अपने इतना नहीं है ना। आप लोग अगर सिर्फ फ्रंट एंड वाले हैं तो वो फ्रंट एंड को समझ सकते हो, लेकिन अगर बैक एंड वाले हैं तो बैक एंड वाले को ये सारी चीजें समझ आ रही होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल सर मैं एक मेरा ये डेवलपर हूँ, सवाल है जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे आता है मोंगोडीबी। एक बंदा है उसको आते है पोस्टग्रे, सही है, पोस्टग्रे एसक्यूएल। उसके पास एक डेटाबेस मौजूद है पोस्टग्रे, और मेरे पास है मोंगोडीबी। अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो क्या मैं वेबसाइट इसीलिए मोंगोडीबी से बना रहा हूँ कि मुझे वो डेटा आता है? सवाल तो यही होता है ना। अगर मैं किसी वेबसाइट के अंदर किसी बंदे का डेटा डाल रहा हूँ, 50,000 लोग हैं, तो मैं इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आई नो, ये जवाब हो सकता है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई आप अगर मोंगोडीबी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप बोलोगे क्यों, कि मुझे मोंगोडीबी आता है इस वजह से। मैं एक्सप्रेस इसलिए इस्तेमाल नहीं करा पोस्टग्रे क्योंकि ये मुझे नहीं आता, नहीं। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा होता है एप्लीकेशन के ऊपर कि आपका यूजर कौन है, आपके इस्तेमाल में कौन है। अगर यूजर है बैंक वाले, अगर यूजर है बैंक का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप बैंक का सिर्फ अपने एटीएम कार्ड भी डालते हो ना रोल, तो उससे आपका पूरा अकाउंट अकाउंट सारी चीज़ें आ रही होती है। तो ये जो पूरा डेटा आ रहा होता है ना, तो ये पूरा डेटा टेबल फॉर्म में होता है, ये पूरा टेबल फॉर्म में होता है। और जब टेबल फॉर्म में डेटा होते हैं ना, टेबल का मतलब ये है कि एक की से पूरा डेटा ले आओ। जब ये टेबल फॉर्म में होते हैं तो ये लोग फिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं माई एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, उसका डेटाबेस कौन सा होता है, वो मोंगोडीबी नहीं होता, पोस्टग्रे होता है या माई एसक्यूएल होता है। तो मोंगोडीबी डेटाबेस, पोस्टग्रे डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस, सही है। इस सब को मेंटेन करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होगी वो कौन सी होगी, एसक्यूएल, सही है। अगर मोंगोडीबी चाहिए तो उसके लिए एसक्यूएल की जरूरत नहीं है, ये नो एसक्यूएल वाली लैंग्वेज है। आप की पेयर वैल्यू से डायरेक्ट वैल्यू दे दो। अब मोंगोडीबी की खास बात क्या है, जो मोंगोडीबी है ना, जो हमारे पास मोंगोडीबी है, ये मोंगोडीबी सबसे पहले हमारे पास है रीयूजेबल है, यूजेबल, बार बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जितना चाहो, इसको आप मेंटेन अच्छी तरीके से कर सकते हो। पोस्टग्रे माई एसक्यूएल के डेटाबेस को आसान, इसको मैनेज करना आसान काम नहीं होता, इसको आप आसान नहीं कर सकते। अक्सर बैंक वाले कहते हैं कि भाई हमारे एटीएम ये सारी चीज़ें इस टाइम के लिए बंद होगी, क्योंकि उस चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये
जो हमारे पास है ना मोंगोडीबी, इसकी खास बात ये है कि ये रीयूजेबल है, मेंटेन भी कर सकते हो। अगर इसको आपने ग्रो करवाना है तो इजीली ये क्या हो सकता है, इजीली इंक्रीज हो सकता है आपके डेटाबेस। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर 5,000 लोग हैं, कल को 5 लाख हो गए, तो आप इसके डेटाबेस को आसानी से बढ़ा सकते हो। पोस्टग्रे माई एसक्यूएल को आसानी से बढ़ाना आसान काम नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोले। सर ये यहाँ पे टाइमर के ऊपर लिखा आ रहा है योर कॉल एंड्स इन 14 मिनट्स, फ्री ग्रुप कॉल सेवर लिमिट ऑफ 1 एक्सटेंड कॉल कर लेता हूँ, देखो। जी जी सर, मेरे भी आ रही है, मेरे भी लिखा हुआ आ रही है। अच्छा देख लेता हूँ। इंटरनेट का टाइमर आया हुआ है मेरे पास। स्टोरेज फॉर गूगल फोटोज एंड ड्राइव 15, नहीं ये कह रहे हैं कि आप पैसा दे दो। सर जूम यूज कर लें। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं ना, जब ये बंद हो जाए ना तो आप लोग कनेक्ट रहे, मैं दोबारा से लिंक दे दूंगा, मसला ही नहीं है। ठीक। सही है, दोबारा से मैं लिंक दे दूंगा, आ जाएंगे आप लोग सारे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई ना सबको, कि बैकएंड की जरूरत क्यों है। फ्रंट एंड के ऊपर हम क्या कर रहे होते, फ्रंट एंड के अंदर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को लिख रहे होते, रिएक्ट को लिख रहे होते। जब रिएक्ट को लिख रहे होते तो इस पूरे वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, इसके पीछे लॉजिक को संभालने के लिए, जब एक बंदा आता है वो ईमेल और पासवर्ड देता है तो उसके लिए सर्वर की जरूरत होती है। जब सर्वर की जरूरत होती है, जी जी सर एक दफा रिपीट कर दें सब कुछ, सही है भाई। मतलब सिर्फ ना ओवरव्यू दोबारा दे दें बस। अच्छा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर हम अभी तक कोड कर रहे थे फ्रंट एंड के अंदर। इसको हम डिप्लॉय कर रहे थे नेटलीफाई के ऊपर, IO के ऊपर, मतलब गिटहब के ऊपर सिंपल, और सर्च के ऊपर। ये जाता था सर्वर पर, सर्वर पर ये इसको स्टोर कर लेता था। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल को कौन कनेक्ट कर रहा था कि सर्वर से दोबारा यहाँ पे आ जाए, वो कर रहा था Nginx। ये HTTP प्रोटोकॉल्स और प्रॉक्सी कर रहा होता है, इसको कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें ये कनेक्ट कर रहा होता है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में बार बार कोड लिख रहा हूँ, मैं बार बार कोड नहीं लिख सकता जावास्क्रिप्ट का, 50 लाइन का कोड मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का बना बनाया कोड आ जाए। तो जो बना बनाया कोड होता है वो हम लिखते हैं रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारा कोड पहले से मौजूद है। तो जब बहुत सारा कोड मौजूद है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम टर्मिनल में npm कर रहे होते हैं, पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं रिएक्ट का। अब जब आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन बना दी, पैकेजेस डाल दिए, तो इस पैकेजेस को संभालने के लिए कौन होता है, एक बंडलर होता है। उस बंडलर का नाम होता है वीट, या होता है वीट, या होता है वेब पैक, और या होता है पार्सल। ये 3 चीजों में आपको जो पसंद हो। बंडलर मतलब सर, बंडलर का बंडलर मतलब बंडलर का मतलब होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट करना, बंडल करना। एक डॉक्यूमेंट होती है ना, जब सर्वर पर ये जाती है तो सारी डॉक्यूमेंट जारी होती है, डॉक्यूमेंट फाइल्स की तरह। तो इस फाइल को इमेज में कन्वर्ट करना, अलग 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 फाइल को कनेक्ट करना आपस में। हाँ, पर आपस में टोटल फाइल को कनेक्ट करना, उस फाइल के अंदर इमेजेस को, अगर इमेजेस हो उसको लाना। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा होता है, ये रिएक्ट कर रहा होता है। अब रिएक्ट के ऊपर सारी चीजें जो बंडलर है ना, वो कौन चला रहे हैं, वो वीट चला रहे हैं। मतलब वीट ने क्या किया, इसको अपने अंदर रख दिया, इसको रख दिया, इसको रख दिया और इसको रख दिया, आपस में सबको कनेक्ट करके बार बार आपको सर्वर पर पेंग के दोबारा से आपको क्या दे रहे हैं, वो पोर्टफोलियो, वो वेबसाइट आपको दे रही होती है। अगर आप अलग अलग से सबको डिप्लॉय कर रहे हो, अगर आप बैकएंड को अलग डिप्लॉय कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, तो फिर हम AWS पे कर सकते हैं। उसको उसमें Nginx भी कर रहे होते हैं। फिर अगर उसको हम दोबारा से डिप्लॉय कर रहे हैं, दोबारा मेंटेन कर रहे हैं कोड को, तो फिर हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, जिसको हम CI/CD कह रहे होते हैं। फिर इन सबको अलग अलग मशीन बनाना ताकि कोड हमारा आसानी से रहे, आसानी के पास मौजूद हो, तो हम फिर उसको डोकर पे रख रहे होते हैं, क्योंकि डोकर कंटेनर्स बना रहा होता है। अच्छा जी, तो फिर क्या होता है कि जब सारी चीज़ें हो गई, फ्रंट एंड से हमारे पास सर्वर पर इमेज गई, आपकी फाइल गई, दोबारा आ गई, वो रिएक्ट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी फाइलों के अंदर कोई डेटा हो, कोई बंदा है, ईमेल हो, लॉगिन हो, सारा डेटा हो, उसको किसी सर्वर पर मेंटेन रखूँ, कहीं पर रख दूँ। तो सर्वर बोलता है कि भाई आप अपनी एक मशीन खरीद लो, आप अपने एक डेटाबेस खरीद लो। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, तो एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर यूज़र का पूरा डेटा मौजूद होगा। अब उस डेटाबेस से डेटा लाना और मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना, फ्रंट एंड से डेटा लेके जाना और डेटाबेस में रखना, वो करता है API। API इज लाइक अ वेटर। ये क्या कर रहा होता है,
आपसे डेटा लेता है, सर्वर को देता है, सर्वर से डेटा लेता है और फ्रंट एंड पे दिखाता है। अब एपीआई भी दो किस्म की होती है, एक होती है रेस्ट एपीआई जो कि जेसन की फॉर्म में होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है वो डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाता है। तो वो कनेक्ट कर रहा होता है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करें किसी एआई में या किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें और हम चाहें कि इसका जो रिस्पॉन्स हो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ जाए और बहुत ज़्यादा एपीआईज हो, तो उसको हम कह रहे होते हैं फास्ट एपीआई। अब इन तीनों को जब कनेक्ट करवाएंगे तो हमने तो फ्रंट एंड से बैकएंड पे डेटा डाल दिया। अब उस बैकएंड के अंदर हमें लॉजिक कहाँ से लिखूंगा कि अगर एक बंदा दोबारा आ रहा है तो आप इसकी ईमेल और पासवर्ड चेक करो, तो उसके पीछे मुझे लैंग्वेज चाहिए, तो डेटाबेस के लिए लैंग्वेज भी चाहिए होगी कि मैं लैंग्वेज को इस्तेमाल करूँ, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो इस क्रोम के लिए था, इस क्रोम के लिए। टर्मिनल के लिए कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना टर्मिनल, अब ये जो टर्मिनल है ना, इसमें तो ब्राउज़र नहीं है, इसमें तो इंजन नहीं है, तो ये टर्मिनल के अंदर अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँ? तो इस टर्मिनल के लिए हमारे पास लैंग्वेज पहले नहीं थी, पहले जावास्क्रिप्ट थी सिर्फ ब्राउज़र के लिए। अब पहले टर्मिनल पे हम लिखते थे सी से, पाइथन से, C++ से, जावा से। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर तरक्की होती गई और 2009 में 2009 में हम जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के अंदर भी लिखना स्टार्ट कर दिया था हमने। जब जावास्क्रिप्ट से अंदर बैकएंड लिखने की स्टार्ट हो गई तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ, उस कोड को कहीं पर सेव कर रहा हूँ। अब जब कोड को सेव कर रहा हूँ तो मुझे डेटाबेस चाहिए, तो पहला डेटाबेस हमारे पास होता है मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी होता है नो रिलेशनल, नो एसक्यूएल डेटा, मतलब स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता। आपने की डाली, वैल्यू आ गई, आपने नाम डाला, ईमेल आ गया। सर सर्वर को और डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है। हाँ, दोनों कनेक्ट करना आपस होता है। सही। सही है। अच्छा, फिर जब ये कनेक्ट करने के बाद आप जब कोई डेटा लेते हो तो वो डेटा हमारे पास आप चाहते हो कि सिंपल डेटा हो, मैं नाम लिखूं, मेरा नाम आ जाए, रोल नंबर लिखूं, रोल नंबर आ जाए। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ना हो, मैं कभी नाम लिख रहा हूँ, कभी रोल नंबर लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर वाइज नहीं लिखूं, सिंपल, तो उसके लिए डेटाबेस होता है मोंगोडीबी। अगर आप चाह रहे हो कि जैसे बैंक का डेटा होता है और वो बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज हो, टेबल फॉर्म में हो, तो उसके लिए फिर मोंगोडीबी डेटाबेस नहीं होता, उसके लिए होते हैं या तो पोस्टग्रेसक्यूएल और या तो होते हैं माई एसक्यूएल। और इसके लिए जो लैंग्वेज चाहिए होती है वो जो बिहाइंड द सीन इसको टेकल कर रहा होता है वो एसक्यूएल कर रहा होता है, और एसक्यूएल कहलाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब हमारा कंसर्न इनसे नहीं है। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? अच्छा, इस्तेमाल के दोनों में से ऊपर है। बेस्ट कौन सा है? अगर आपकी वेबसाइट ऐसे सिंपल है, अगर आपकी वेबसाइट इतनी हेवी नहीं है और आपको डेटा ऐसा नहीं चाहिए जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मोंगोडीबी। अगर आप बैंक के लिए डेटा यूज़ करें तो बैंक वाले अक्सर कह रहे होते हैं कि भाई पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करो। ये मोंगोडीबी ई कॉमर्स के लिए सर अच्छा होता है। जैसे एक यूजर आया वेबसाइट पर और उसने ईमेल पासवर्ड डाल दिया और वो सही है, स्टोर हो गया डेटाबेस में, सही है, तो फिर आपने कहा है कि मोंगोडीबी तो स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता, सही है। लेकिन जो हमारे पास ईमेल पासवर्ड है वो तो स्ट्रक्चर वाइज होता है ना, जैसे ईमेल पे ईमेल ही डालनी है, पासवर्ड पे पासवर्ड ही डालना है, हम्म। तो वो क्या होगा? अच्छा, स्ट्रक्चर ये नहीं होता कि आपने नाम लिखा तो इब्राहिम आया, रोल आया, तो स्ट्रक्चर ये नहीं होता। स्ट्रक्चर होते हैं टेबल फॉर्म में। देखो, मैं आपको अगर यहाँ लिखूँ ना एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटा डायग्राम, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, शायद आपको इमेज से ज़्यादा सही समझ आ जाए। ये देखो, ये नो एसक्यूएल है मोंगोडीबी, सही है। आपने की रखी, की आ गई, आपने की दूसरी रखी, वैल्यू आ गई। अब जब ये यहाँ स्टोर होती है ना, तो डेटाबेस के ऊपर कहीं पर भी स्टोर हो जाती है, कहीं पर भी स्टोर हो जाती है यहाँ पर। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आप ऐसा डेटा चाह रहे हो कि अगर मैं पहले डेटा लिखूँ तो वो पहले नंबर पे आ जाए, दूसरा लिखूँ तो दूसरे नंबर पे आ जाए, तीसरा लिखूँ तो तीसरे नंबर पे आ जाए, मतलब रिलेशनल वाला हो, जैसे बैंक का डेटा हो, एक यूजर आया, उसका डेटा मौजूद हो, उसकी आईडी, पासवर्ड, कार्ड और सारी चीज़ें लाइन वाइज आ जाए, तो उसके लिए फिर यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर आप चाह रहे हो यार कोई भी बंदा हो, मुझे सिर्फ बंदे की आईडी मिल जाए, उसको इन सारे डब्बों में से कहीं पर भी मिल जाए, उसको उठा के ले आए, देखो ना स्ट्रक्चर देखो, तीनों लाइन पे, यहाँ पर तीनों लाइन पे नहीं है, हालांकि एक ही काम मौजूद है, यहाँ एक ही काम मौजूद है।
अगर मैं इसकी को कॉल करता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी को कॉल करता हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज करूँ तो मुझे कीज को ऐसे कॉल करनी होगी, इस की को कॉल की तो इसका डेटा ऐसे आएगा, इस की को कॉल की तो इसका डेटा ऐसे आएगा। बात समझ आ गई? ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप डेटा बेसिस के साथ खेलोगे देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर समझ आ जाएगी। ये देखो की वैल्यूज ये होती है रिलेशनल, ये देखो ये दिख रही नहीं है आपको, हर कलर अलग अलग है। और कॉलम फैमिली में देखो नो एसक्यूएल में एक फैमिली बन जाती है, कहीं से भी उठा के ले आओ। सही सही। अच्छा जी, अभी हम कोड भी करेंगे, मैं आपको पूरा डेटा बता दूंगा कि ये जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें कैसे करते। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम चलते थोड़ा सा कोड के ऊपर ना, कि मैं ये सारी चीज़ें जो बातें कर रहा था ये मैं आपको क्या सिखा रहा था वैसे ही। अब मजा आएगा ना। हाँ, अब देखते हैं सारी चीज़ें ना। अच्छा, आप अपना माइक थोड़ा सा बंद करें, मैं एक 10 मिनट के बाद जो है ना आपसे फिर सवाल लेता हूँ तो फिर सही से समझ आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, ऊपर आ बोतल। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, सही है, मैं आया, मैंने ये थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ और एक फोल्डर बना रहा हूँ अभी कॉल और कट करने वाली है। ऑनलाइन। सर थोड़ा जूम करते हैं सर। हाँ सबर, मैं अभी काम कर रहा हूँ ना। ये मैं ब्लैक ही सही है या थीम को वाइट कर दूँ? नहीं सर, ब्लैक सही है, ब्लैक सही है, और थोड़ा जूम करते हैं बस। सही है, ब्लैक थीम सही है। सही है। सर जरा ये भी देख लीजिएगा, ये कॉल कट होने वाली है। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ ना, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। जी जी जी। इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ कब हो रही है भाई। 2 मिनट रह गए। 2 मिनट है। अच्छा, एक काम कर लेते ना, कोड से पहले दोबारा ऑनलाइन हो जाते हैं। सही है भाई, मैं इस चैट में ना आपको एक जूम का लिंक एक देता हूँ, और आप इसको कॉपी करके अपने पास सेव रख लो। सर व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे आप? चैट में ही दे देता हूँ, ये लो, ये मैंने दे दिया चैट पे ना। चैट पे जाए सारे और इसको कॉपी करके अपने पास सेव रखे, मैसेज पे सेव कर दे, व्हाट्सएप पे सेव कर दे, कहीं रख दे, रख दोगे आसानी से। इन सब को उठा लो भाई, इसको कॉपी कर लो सारे। हम अपने कोड के ऊपर थे। कोड में अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई ये सिंपल एक हमारे पास ब्राउज़र आया। अब जब मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा ना, वो मैं ब्राउज़र पे नहीं लिख रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट लिख लूँ। जब मैं जावास्क्रिप्ट बाहर लिखने की कोशिश करूँगा तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा नोड जेएस। क्या चाहिए होगा भाई? जावास्क्रिप्ट को जब लिखेंगे ना, जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट बोलते हैं भाई आप मुझे लिखो, लेकिन मैं सिर्फ ब्राउज़र के लिए हूँ, सिर्फ मैं ब्राउज़र के लिए हूँ। अगर आपने मुझे टर्मिनल में भी लिखना हो ना, तो टर्मिनल में मैं अलाउ नहीं हूँ। टर्मिनल में सर मेरी ये लैंग्वेज बैकएंड चलाओ। के लिए बता रहे हैं आप? हाँ, सर ये अब हमारी बैकएंड के लिए मीटिंग बता स्टार्ट रहे हो हैं? गई। मैं बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ ब्राउज़र पे नहीं, HTML की फ़ाइल CSS की फ़ाइल तीनों कनेक्ट करके नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ टर्मिनल में, ताकि मुझे टर्मिनल से डेटा आ जाए। तो उसके लिए वो कहता है कि भाई आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप क्या करो, आप कोशिश करो कि मेरे लिए एक इन्वायरमेंट बना दो। इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं कि मुझे किसी चीज़ पे रन कर दो। तो रन करने के लिए मैं सबसे पहले डाउनलोड करूँगा नोड जेएस। अब नोड जेएस जो है ना, ये हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट नोड जेएस के सर अलावा। नोड जेएस सबर सबर बैकएंड प्लीज कोड चलाने प्लीज, के लिए काम आता है। आप अभी समझ जाओगे, मैं सारी चीज़ें करूँ। देखो मैं यहाँ से यार आता चुप रहो ना इब्राहिम। मैं यहाँ से आता हूँ, देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को। अब
जो जावास्क्रिप्ट है ना हमारी, तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमारे पास रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए, रन टाइम इन्वायरमेंट, क्योंकि ये मैं HTML के अंदर और रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। और रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए, और वो रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारे पास Node.js। सही है। Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, एक इन्वायरमेंट है रन टाइम के जावास्क्रिप्ट को रन करो। देखो मैं यहाँ पर आया, मैंने एक सिंपल फाइल बनाई, यहाँ पर मैंने कहा index.html, तो सर्वर पर ये इंडेक्स की फाइल HTML की फाइल चली गई। जब मैंने यहाँ कोड लिखा, कोड पे यहाँ आया, मैंने लिखा भाई h1 HTML फाइल। अब HTML फाइल के अंदर में अगर CSS लिखनी हो तो CSS लिख दो, और अगर आपने क्या करना हो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप इसको जावास्क्रिप्ट लिख दो। यहाँ तक तो बस सबको समझ आ रही थी ना, जावास्क्रिप्ट लिख दो। तो सिंपल क्या होगा, जब मैं इस पेज को कॉपी करता हूँ ना, इसके पाथ को, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये मुझे एक फाइल दिखा देगा। ये सर्वर पर गया, सर्वर पर भी नहीं गया, ये हमने लोकली इसको देख लिया HTML की फाइल, और ये फाइल कहाँ गई, ब्राउज़र पे आ गई। इसने बोला कि भाई एक ब्राउज़र है, और ब्राउज़र में हमारे पास HTML की फाइल आ गई। अब मैं CSS करता हूँ, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ, तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हो गई है। देखो यहाँ पर आ रहा है हेलो, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, HTML की फाइल आ रही है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है। तो ये जावास्क्रिप्ट होगी ब्राउज़र के लिए। अब जावास्क्रिप्ट को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि लोगों को ना दिखे, लेकिन मैं अपना लॉजिक बनाऊँ, मैं अपनी सारी प्रोग्रामिंग करूँ और इसको किसी जगह पर रख दूँ, किसी जगह पर रख दूँ कि कोई फिर हमारी फ्रंट एंड के साथ कोई लॉगिन करेगा, तो जहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग चुपके से लिखी होगी बैकएंड के अंदर, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, चेक करेगी कि ये इस बंदे की ईमेल और पासवर्ड मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये इसको इजाज़त दे देगा कि आप लॉगिन कर लो, अगर मौजूद नहीं है तो ये इसको इजाज़त नहीं देगा कि आप इसको लॉगिन ना होने दो। यहाँ तक तो बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो बिहाइंड द सीन जो बैकएंड होती है ना लैंग्वेज, वो लिखूँ। तो बिहाइंड द सीन लैंग्वेज लिखने के लिए आपने यहाँ पर लिखना होगा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे पास यहाँ पर मैं ऐसे जावास्क्रिप्ट लिखूँ जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट हो। तो रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए मुझे सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा Node.js। सही है। जब आप Node.js डाउनलोड करोगे, क्यों Node.js, क्यों, जावास्क्रिप्ट के लिए यह सबसे ज़्यादा फास्ट है। सही है, सबसे फास्ट है। एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए, API का रिस्पॉन्स देने के लिए, रिस्पॉन्स भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट है। API को चलाने के लिए API का जो रिस्पॉन्स है वो भी मेरे पास इस Node.js के क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र और टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और दोनों को इतने तेज़ चलाता है कि उसके लिए हमें क्या, एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होते हैं, और वो हमारे पास है Node.js। बात समझ आ रही है। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर Node.js है या नहीं। तो आप बोलोगे नोड भी, मेरे पास Node.js मौजूद है। इसका मतलब मैं इसके अंदर अपने टर्मिनल के अंदर जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड, एज अ टर्मिनल यूज़ कर सकता हूँ, ब्राउज़र पे नहीं, टर्मिनल में यूज़ कर सकता हूँ। तो सही है। जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ Node.js, अच्छा आप लोग इस Node.js को इंस्टॉल भी कर सकते हो। सही है, Node.js को आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब जब आप Node.js को इंस्टॉल करोगे, तो ये क्या करेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको ये इजाज़त दे देगा कि आप यहाँ पर कोड लिखो। अब मैं यहाँ पर बैकएंड का कोड लिखने वाला हूँ। बैकएंड का कोड लिखने के लिए पहले आपको जावास्क्रिप्ट के बैकएंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जेसन चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन की फाइल होती है, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नोड पैकेज मैनेजर। सही है। इनिशिएट करो आप मेरे एक फ़ोल्डर को। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे बोलेगा कि भाई आपने, आपका प्रोजेक्ट का क्या नाम है, सारी चीज़ें दे देगा। ये देखो, ये बोलेगा npm init, ये कह रहे कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है। मैंने कहा, कह रहे कि ऑनलाइन क्लास रख दूँ, मैंने कहा रख दो। इसने बोला वर्जन क्या है, मैंने कहा यही है। किसने कहा कोई डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला मैं नहीं दे रहा। एंट्री पॉइंट इंडेक्स जेस आएगी, मैंने कहा यस। इसने बोला कि टेस्ट के कोई कमांड, मैंने बोला नहीं। गिट के रेपो है, मैंने कहा नहीं है।
कोई कीवर्ड, मैंने कहा नहीं है। ऑथर कौन है, मैंने कहा भाई मैं हूँ। लाइसेंस, मैंने बोला यही है IS, तो इसने क्या कर दिया, बना दिया। सही है, इसने एक फाइल बना दी। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ देख रहा हूँ तो इसने एक पैकेज बना दिया। बैकएंड के ऊपर इसने क्या कर दिया, एक पैकेज बना दिया कि आपका एक पूरा पैकेज है बैकएंड का, जो कि जावास्क्रिप्ट चलाएंगे हम। उस पैकेज का क्या नाम है, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑनलाइन। वर्जन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन आपने नहीं दी, मैंने नहीं बनाई। मेन फाइल आपकी कौन सी होगी, इंडेक्स की। स्क्रिप्ट आपकी सर कौन सी वर्जन होगी, का क्या यहाँ मतलब थोड़ी है? देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए। इसका वर्जन होगा इस पैकेज का वर्जन। सही है, क्योंकि हम जब इसको अपडेट कर रहे होते हैं ना बैकएंड से, तो इसका वर्जन फिर हम अपडेट कर रहे होते हैं 1.1, 1.2, 1.3। ये जो होते हैं ना, तो वर्जन में तो हमारे अभी पास। हम तो जी। अभी हम नेम और ऑथर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं इस फाइल में जाकर? जरूरी अभी है कि अभी नहीं चेंज करें। उसमें टर्मिनल में जाए? हाँ हाँ, आपको टर्मिनल से ही करनी पड़ेगी। अगर आप टर्मिनल को बोल रहे हो ना कि भाई मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट चीज़ें दे दो, और मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि ऑथर कौन है, फाइल कौन है, तो आप उसको बोलो भाई npm इनिशियल करो और सारी चीज़ें यस कर दो। npm init यस, तो ये क्या कर देगा, आपके लिए एक पूरी पैकेज की फाइल बना देगा, रेडी रेडी। सही है भाई। सही। मैं यहाँ पर आया, इसने एक फाइल बना दी है, और इसका क्या नाम है, ये रहा। अब ये जो वर्जन है ना, ये वाला, ये होता है मेन चेंज। सबसे पहला वर्जन, अभी इसका क्या वर्जन चल रहा है, अभी तो मैंने बनाया है, तो इसका वर्जन क्या होगा, वो नहीं होगा। ये वर्जन होता है पूरी प्रोजेक्ट का। ये वर्जन चलता है प्रोजेक्ट के अंदर माइनर चेंजेस की, और ये चल रहा होता है उससे कम चेंजेस की। सही है भाई। अगर मैंने अपना प्रोजेक्ट चेंज कर दिया पूरा प्रोजेक्ट, तो इसका वर्जन क्या हो जाएगा, 2। अगर प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की मैंने, तो इसका वर्जन क्या हो जाएगा, जब मैं अपडेट करूँगा। कैसे अपडेट करेंगे वो, अभी वो हमारा मुद्दा नहीं है। अभी इसको आप फिलहाल छोड़ दें। सही है भाई, ये हमारे पास एक पैकेज की फाइल आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि इस पैकेज के अंदर क्या हो, अच्छा इस HTML की हमें अभी नीड नहीं है। ये पैकेज की फाइल आ गई। पैकेज की फाइल आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक इंडेक्स की सर फाइल भी आना जाए, तो मैं लिखता हूँ index.js। मैंने इंडेक्स की फाइल बना दी। सही है भाई। जैसे मैं एक HTML में। सवाल पूछने का, जी जी। ये डिस्क्रिप्शन जो है उसमें कुछ लिखना जरूरी होता है या नहीं होता, नहीं ये नहीं, जो ज़रूरी आपने नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ भी भी जरूरी नहीं है? सर कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सर इससे पहले एजेक्स की फाइल, जेसन की फाइल हमें चाहिए होगी कौन सी नहीं नहीं, वो अभी कनेक्ट हम कराने। बनाएंगे। हम अभी अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं बनाया, मैंने सिर्फ माहौल मतलब पहले बनाया। टर्म देखो नहीं, मैंने। पहले टर्मिनेटर में आके हमारे को पहले नोट जेएस करना, नोट जेएस की वो कमांड चलानी पड़ेगी पहले। देखो आप सबसे पहले कमांड चलाओगे कि भाई मेरे पास नोड जेस है भी या नहीं। उसके लिए क्या कमांड होता है, उसके लिए होता है नोड माइनस वर्जन। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आओगे और नोड जेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे। यहाँ पर इंस्टॉल करोगे, पूरी फाइल आएगी, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, फिर इंस्टॉल करोगे। ये क्या करेगा, ये पैकेज मैनेजर है। सर नोड जेस जो ये पैकेज मैनेजर है। जी भाई। नोट जेएस इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली VS कोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा? वी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ग्लोबली कनेक्ट हो जाएगा। सही है भाई। सर सर अच्छा, आपसे एक सवाल है। हमने हमने जावास्क्रिप्ट को सर लिखने के लिए जो इन्वायरमेंट हेलो चाहिए ना, इन्वायरमेंट वो हमने बना दिया। अभी जावास्क्रिप्ट लिखी ही नहीं है हमने तो सिर्फ इन्वायरमेंट बना दिया। उसने सर, बोला कि दोबारा बता आपकी दो, अगर मेन फाइल कौन दोबारा। सी होगी, मैंने कहा इंडेक्स होगी। अब मैंने यहाँ इंडेक्स बना दिया। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं बल्कि app.js लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ app.js, तो फिर मुझे यहाँ पर बताना होगा कि भाई मेरी जो मेन फाइल है ना, वो है इंडेक्स नहीं है, वो क्या है भाई, app.js। क्योंकि ये जब हेलो डिप्लॉय सर। हो जाएगा तो ये फाइल कहाँ से पकड़ेगा। मेन फाइल हमारी को कौन सी होती है HTML में, index.html। अब बैकएंड के अंदर जो मेन फाइल होती है वो होती है app.js। बात समझ आ रही है। अच्छा, मैंने ये बना दिया। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, हेलो सर। मैंने मैंने अपने फोल्डर को बना हेलो दिया। सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया ना, नोड जेएस मैंने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल होने के बाद मैंने क्या किया, हेलो सर। सबसे पहले एक इन्वायरमेंट सर बना दिया। अपने टर्मिनल में भी फिर सर आपसे मैंने एक सवाल है। एक इन्वायरमेंट बना दिया। और इन्वायरमेंट हमने बना दिया, हेलो कॉन्फ़िग की फ़ाइल आ गई, config.js की फ़ाइल आ गई। अब इस कॉन्फ़िग की फ़ाइल को मैंने कनेक्ट करना है। मैं असल में मेरा क्या मिशन है, मेरा मिशन ये है कि मैं इस बैकएंड के जावास्क्रिप्ट को ना, बैकएंड
बैकएंड के जावास्क्रिप्ट को, बैकएंड जेएस को मैं देखना चाह रहा हूँ क्रोम पे। मेरा ये मिशन है, सही है भाई। मेरा ये मिशन है कि मैं इसको कहाँ देखूँ, अपने बैकएंड के लैंग्वेज को यहाँ पर देखूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, नोड इन्वायरमेंट डाउनलोड किया। अब ये जो नोड जेएस इन्वायरमेंट है ना, नोड जेएस, ये नोड जेएस इन्वायरमेंट हमारे पास ब्राउज़र के अंदर जो चलता है रन टाइम इन्वायरमेंट, उस ब्राउज़र का नाम है V8 इंजन। V8 इंजन के ऊपर चल रहा होता है। V8 इंजन क्या है, हेलो सर। ये गूगल क्रोम का इंजन है, गूगल क्रोम का क्रोम इंजन है ये। इस क्रोम के इंजन के अंदर अगर आपने बैकएंड के अंदर कोई लैंग्वेज लिखनी हो तो उसके लिए इन्वायरमेंट होते हैं नोड जेएस, और नोड जेएस जो चलता है वो V8 इंजन के ऊपर चल रहा होता है। सही है भाई। हेलो सर। जी जी। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने ये पूछना था कि आवाज़ आ रही है सर? हाँ आवाज़ आ रही है। सर ये जो अभी आपने बताया था नोड.जेएस का रन टाइम एनवायरनमेंट, हम्म। ये कोड फाइल में जाना सर। कोड फाइल में चला गया मैं। सर इसमें जो है ना, जो आपने पहले इंडेक्स की फाइल बनाई थी, ये रही, सही है, बनाई है मैंने। हाँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की, हाँ हाँ तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली नहीं नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, रिमूव वो हो मैंने गई। डिलीट कर दिए। वो मैं अच्छा। HTML को, जावास्क्रिप्ट को लिख रहा था ब्राउज़र पे, वो मैं यहाँ पर लिख रहा था, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर लिख रहा था। अब मुझे जावास्क्रिप्ट को अच्छा अलग एक डब्बे में चाहिए, एक कंटेनर में चाहिए, कि मैं वो लोगों को ना दिखाऊं। मेरी वेबसाइट का सर। फ्रंट एंड हो लेकिन बैकएंड ना दिखे, लेकिन बैकएंड के अंदर वो सारी लॉजिक लिखी होगी। जो यूज़र इनपुट देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड देगा, उसको कौन चेक करेगा, वो कंट्रोल कौन करेगा, तो वो कंट्रोल करेगा बैकएंड लैंग्वेज। उस बैकएंड लैंग्वेज के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इन्वायरमेंट को क्रिएट कर दिया। इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के बाद अब मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मतलब बैकएंड के लिए app.js चाहिए होता है और हम्म। ब्राउज़र के लिए index.html। हाँ अब समझ आया ना। मतलब सर सारा काम हम लोगों ने app.js में ही करना होगा। ऐप डॉट जेएस के अंदर करना होगा। जैसे इंडेक्स के अंदर फाइल होती है CSS और जावास्क्रिप्ट की, इसी तरह ऐप डॉट जेएस के अंदर फाइल होगी उस कंट्रोल वाले कोड की। अब कैसे होगी वो, आप मुझे थोड़ा सा छोड़ दो, मैं इसको कर सर लेता इस हूँ। सर इसका ज़रूरी है कि नाम app.js ही हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी रख दो भाई आप, कुछ भी रखो, लेकिन जो नाम हो वो दोनों सेम होने चाहिए। ये नाम और ये नाम क्या होना चाहिए, ये नहीं नाम। मतलब सर जैसे HTML में सर जैसे फाइल जो होती है उसको डिप्लॉय करते हैं, ज़रूरी है कि index.html होनी चाहिए? हाँ उसको हम फिर वर्सल में बाकायदा बताते हैं कि हमारी मेन फाइल ये है। जी सर। बात समझ आ रही है। जैसे गिटअप पे जी इंडेक्स की सर। फाइल चाह रही होती है, क्योंकि इंडेक्स रूट फाइल होती है। इसी तरह इसकी रूट फाइल भी आपको बतानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है। ठीक है कॉपी सर। पेंसिल लेके इसको लिख लेना भाई सारे। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अपनी लैंग्वेज को जो है ना फ्रंट एंड से कनेक्ट करूँ, और फ्रंट एंड और इस बैकएंड को लिखने के लिए, समझने के लिए कि बैकएंड काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो बैकएंड को जो हमारे पास कंसोल होता था, ये कंसोल, ये कहाँ दिखता था भाई, ये कहाँ दिख रहा था, मैं जब कोड लिख रहा था ये डेवलपर कहाँ मोड दिख में। रहा था, ये डेवलपर दिख मोड। रहा था हमारे पास यहाँ पे। तो ये तो फ्रंट एंड हो गया, ये तो क्रोम हो गया। अब मैं जावास्क्रिप्ट को ऐसे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर क्रोम में नहीं, बल्कि कहाँ चले, यहाँ चले, टर्मिनल के अंदर। तो उसके लिए मुझे इन्वायरमेंट बना रहा था, वो इन्वायरमेंट मैंने बना दिया पैकेज में। और पैकेज कहाँ से आया, नोड जेएस के अंदर। और नोड जेएस V8 इंजन को सपोर्ट करते हैं, V8 इंजन के थ्रू काम कर रहा होता है। बात समझ आ रही है सबको। आगे चले। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा, जी सर। मैंने लिखा हेलो। अब मैंने लिखा नोड, नोड, और मैं लिख रहा हूँ app.js। इसने क्या दे दिया यहाँ पे, बात समझ आ अच्छा, रही है। ये बैकएंड में चल रहा है हमारा अब ये कोड। बैकएंड पे चल रहा है, ये यहाँ नहीं चल रहा। अगर इसको मैं हटा दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, इसको मिल रहा ही नहीं है, कह रहे तुम्हारे पास कोई फाइल ही नहीं है। अब तो इस चीज़ों को ही ख़त्म कर दो, इस फाइल को ही ख़त्म कर दो। अभी तो हम अपनी लॉजिक लिख रहे हैं। बात समझ आ रही है सबको। समझ गया समझ सही गया। है। अच्छा अब आगे चलते। हमने नोड इंस्टॉल कर जी दिया, सर। हमने इंडेक्स की फाइल बना दी, npm init -y करके हमने पैकेज बना दिया। अब मेरा मेरा सिर्फ मिशन ये है कि मैं जब इसको चेक कर रहा हूँ, मेरे फ्रंट एंड में जब बग्स आ रहे थे, कोड में बग आ रहे थे, तो मैं कहाँ पर देखता था, यहाँ इंस्पेक्ट के अंदर मैं कंसोल में देख रहा था।
तो मैं चाह रहा हूँ यार मेरा जो ये डेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये मुझे यहाँ नहीं दिखे, ये मुझे यहाँ पर दिख जाए, ताकि मैं डेटा को तो देखूँ। मैं हर बार डेटा को क्या यहाँ देखूंगा? अगर मुझे नेम, ईमेल और पासवर्ड देखना हो, मुझे कम से कम यहाँ पर तो डेटा शो हो जाए। अब मेरा मिशन ये है कि मैं इस डेटा को यहाँ पर देखना स्टार्ट कर दूँ। बात समझ आ रही है? जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे जी भाई। सर अगर यूजर हमें इनपुट वगैरह देगा तो वो हमें कैसे पता लगेगा वो कहाँ पर है? वो हमारे डेटाबेस में मौजूद होगा ना, वो डेटा यहाँ पर आएगा। अच्छा सही ओके है। सर ये सर। जो आप app.js में जो कोड लिख रहे हैं ये बैकएंड पे दिखेगा ना? बैकएंड पे दिखेगा, और लेकिन लेकिन और अभी तो बैकएंड भी दिखेगा, लेकिन मेरा मिशन ये है कि जी इसको मैं ब्राउज़र पे दिखाऊं, ताकि मैं उसको टेस्ट जी तो करूं, देखूं तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब पूरा हम्म, मुकम्मल पूरा कोड बन जाए, उसको मैं किसी जगह पे डिप्लॉय कर दूंगा। सर ये ब्राउज़र पे दिखेगा, अब लेकिन मैं जो इसको यूज़र टेस्ट कहाँ डेटा करूँ? देगा तो वो ये तो मैं डेटाबेस में कंसोल जाएगा कर रहा हूँ हमारे ना, पास। इसको मैं टेस्ट कहाँ करूँ? हम्म, इसको अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट करने के लिए मुझे इन्वायरमेंट चाहिए था, वो मैंने Node.js के ज़रिए इसको इंस्टॉल कर दिया। बात समझ आ रही है सबको? अच्छा मैं जी आगे जी चलता हूँ, थोड़ा सा इजाज़त दे दे, आगे चलूँ। अच्छा, जी इन्वायरमेंट मैंने बना दिया, बैकएंड को कनेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर है, लैड में यहाँ पर मेरे पास है नेम। यहाँ क्या है भाई मेरे पास? नेम इब्राहिम, एक यूज़र है मेरे पास। रोल नंबर इसका क्या है? 30। एज इसकी क्या है भाई? 20। बात समझ आ रही है? अब मैं इस डेटा को, इस पूरे डेटा को, इस पूरे डेटा को जो है ना, इस पूरे डेटा को मैं इसको यहाँ से, यहाँ पर बैकएंड का जो जेएस क्रोम है ना, जेएस क्रोम, इस क्रोम पे दिखाने के लिए इसको मैं कैसे कनेक्ट करूँ? इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? राउटिंग, राउट करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई? मुझे राउटिंग लगानी पड़ेगी। राउटिंग का मतलब ये है राउट, रास्ता, कि इसको यहाँ से ले जाओ। ये कौन लेके जाएगा? कोई टूल तो होना चाहिए ना। गिटअप पे कोड को डालने के लिए क्या होता है? गिट होता है। कि आपने गिट का क्या कर दिया? गिट ने उस कोड को डाल दिया बैकएंड के अंदर। मैं अगर यहाँ लिखूँ गिट, तो ये क्या करता है? गिटअप के अंदर कोड डाल देता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना कोड, मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास राउटिंग के ऊपर कहीं दिख जाए। तो राउटिंग के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे वहाँ पर गिट था, यहाँ पर हमारे पास होती है राउटिंग। और राउटिंग के अंदर बाकायदा हमारे पास लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है। पहली जो राउटिंग है फ्रेमवर्क, उसका नाम है हमारे पास एक्सप्रेस। क्या है? एक्सप्रेस जेएस। सही है भाई? राउटिंग करने के लिए हमारे पास है एक्सप्रेस जेएस। अगर आपने कोई राउटिंग करनी हो ना, तो पहले है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस। अगर आप एक्सप्रेस जेएस यूज़ नहीं कर रहे, तो आप यूज़ करो Kua.js। अगर Kua.js यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसको यूज़ करो Meteor.js। सर ये डाउनलोड करना पड़ेगा? दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। सही है? अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इसको यूज़ करो Fastify.js। ये 4 राउटिंग के हमारे पास फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, जो हमें बैकएंड का कोड ब्राउज़र पे दिखाने के लिए राउटिंग कर रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो मैं कौन सा वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ? एक्सप्रेस जेएस। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि एक्सप्रेस जेएस। ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेस जेएस जो है नोड जेएस के अंदर क्या है? एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है। एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क कैसे है? कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे डालनी पड़ेगी। ये हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें दे रहा होता है? ये हमें एपीआई दे रहा होता है वेब एप्लीकेशंस के लिए, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, और मिडलवेयर दे रहा होता है। सही है? एक्सप्रेस जेएस इज अ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल राउटिंग फ्रेमवर्क विथ मिनिमल कोर फीचर्स। सही है भाई? राउटिंग कर रहा होता है। अच्छा, राउटिंग करने के लिए मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप जब express.js लिखोगे, तो आपके पास npm आ जाएगा। देखो npm, ये कैसे करोगे? npm तब करोगे जब आपके पास यहाँ पर क्या होगा? नोड होगा, और नोड है मेरे पास। तो मैं लिख लेता हूँ npm install express। क्या लिख रहा हूँ भाई? npm install express। express is a framework। express is a फ्रेमवर्क। ये मैं लिख लेता हूँ, एक्सप्रेस है
नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क से फ्रेमवर्क क्या सर? मतलब लिखने का तरीका, एक फ्रेम, एक लाइब्रेरी, एक बना बनाया कोड, लेकिन कोड का तरीका कौन देगा हमें, जो ये बोलेगा, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है? लाइब्रेरी भी आपको कोड देता है, फ्रेमवर्क भी आपको कोड देता फ्रेमवर्क है, भी आपको लेकिन लाइब्रेरी के अंदर आप कोड लिख सकते हो अपने तरीके से, लेकिन फ्रेमवर्क बोलता है कि भाई मैं आपको कोड तो दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का तरीका वो होगा जो मैं बता रहा हूँ, राउटिंग आप वो सही। करोगे उस तरीके से करोगे जो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा सही है भाई, तो मैंने यहाँ पर कर दिया npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो इसने npm इंस्टॉल कर दिया। और कैसे पता लगेगा कि इसने इंस्टॉल कर दिया? अब आपने इन्वायरमेंट में नीचे आ जाओ, पैकेजेस आ गए, देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सबको, पैकेजेस आ गए। मैं पैकेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पैकेजेस क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास। आपने क्या डाल दिया पैकेज, यहाँ पर आपने डाल दिया, कहाँ है भाई, कहाँ है, अलग अपडेट करो। ये रहा। सबसे पहले जो आपने एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी डाली वो क्या डाली है, ये रही आ गई। जो जो लाइब्रेरी आप इसके अंदर डालोगे वो हमारे पास आएगी पैकेज के अंदर। बात समझ आ रही है? अच्छा तो मैंने ये डाल जरूरी है दिया। कि राउटिंग करने के लिए एक्सप्रेस जेएस लगाना पड़े? अबे भाई नोड 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 जेएस के साथ अगर आप कोई बातें कर रहे हो, कोई कंट्रोलर लिख रहे हो, एक फाइल के साथ दूसरे फाइल के अंदर जा रहे हो, तो आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग का एक फ्रेमवर्क मैंने इस्तेमाल कर लिया, उसका क्या नाम है, एक्सप्रेस जेएस। ये एक्सप्रेस जेएस तेज़ भी है, फास्ट भी है और बेहतर है नोड जेएस की राउटिंग करने के लिए। बस अगर एक्सप्रेस जेएस नहीं कर रहे हो तो आप गोवा कर दो, आप मीटियोर कर दो। आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर आ जाओ, आप कर दो कुआ डॉट जेएस। आप कुआ से कर रहे हो, कुआ नेक्स्ट जनरेशन वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। सही है, ये भी लाइट वेट है, मॉडर्न है और फ्लेक्सिबल है। तो एक्सप्रेस क्या है, यूज़ करने में भी आसानी है और आसान है लिखने में, और उसके अंदर राउटिंग बिल्टन है। इसके अंदर राउटिंग क्या है, राउटिंग बिल्टन है, पहले से मौजूद है। लेकिन कुआ के अंदर बिल्टन नहीं है, कुआ के अंदर इस कुआ के अंदर राउटिंग बिल्टन नहीं है। कोड खुद लिखना पड़ेगा इसमें। हाँ, इसका राउटिंग कोड खुद लिखना पड़ेगा। सही सर है आप भाई। नोड जेएस का इनबिल्ट जो एचटीटीपी है वो नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेस। क्या नहीं सिखा रहा हूँ नोड जेएस में एक एचटीटीपी होता है ना इनबिल्ट। भाई, वही पे तो आ रहा हूँ, वही सारी चीज़ें आ रहा हूँ ना। अब हमने क्या देखा कि राउटिंग हम कर रहे, तो राउटिंग हम किससे कर रहे, एक्सप्रेस से। अब एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि राउटिंग उसके अंदर बिल्टन होती है, प्लस इसके अंदर हम जब फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर जो बातें करेंगे तो वो किसी रिक्वेस्ट से करेंगे। किससे करेंगे भाई, रिक्वेस्ट से करेंगे। वो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या क्या हो सकती है, हम एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर दे, फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट करता है और बैक एंड जो है फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ये हमारे पास है फ्रंट एंड। सर ये अब भी इंस्टॉल कर लें। नहीं भाई सब्र कर लो, जब ख़त्म हो जाए तो 3 बजे के बाद बैठ के सुबह की नमाज़ तक फिर प्रैक्टिस कर लेना सारे। सही है, तो ये दोनों कर रहे होते हैं रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट के हमारे पास टाइप होती है। एक रिक्वेस्ट हमारी होती है गेट की, मुझे कुछ चीज़ चाहिए। एक होती है पोस्ट की, मुझे कोई चीज़ डेटा चाहिए, ये डेटा मुझे चाहिए, तो मैं लूँगा गेट। ये मुझे बेचना है, डेटाबेस में सेव करना है, तो मैं लगाऊंगा पोस्ट। मुझे ये डेटा क्या करना है भाई, डिलीट करना है, कोई डेटा मुझे डिलीट करना है, तो मैं लगाऊंगा डिलीट। सही है, मुझे ये डेटा अपडेट करना है, क्या करना है, अपडेट करना है। इस सब को कहते हैं भाई, इस सब को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRUD। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, अच्छा आपको CRUD आती है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको फ्रंट एंड से बैक एंड के जो कनेक्शन होते हैं, जो राउटिंग होती है, वो डेटा होता है, उसको आप डिलीट कर सकते हो, मंगवा सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो इसको कहते हैं CRUD। सही है, CRUD मतलब क्रिएट
सही है। आर मतलब रीड, यू मतलब अपडेट और डी मतलब डिलीट। क्रिएट, क्रिएट मतलब पोस्ट, सही है। रीड मतलब गेट, यू मतलब अपडेट, सही है। और डी मतलब डिलीट। ये सर कहलाता भाई है, माइक बंद कर लो आप भाई। ये कहलाता है क्रड। सही है। कम से कम फ्रंट एंड डेवलपर को क्रड आना चाहिए। हर फ्रंट एंड डेवलपर को क्रड आना चाहिए। बैकएंड के एपीआई को साथ कनेक्शन लाजमी है। ये जिसके जो एपीआई रिस्पॉन्स होते हैं ना, एपीआई रिस्पॉन्स एक्सप्रेस का बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ देता है, बहुत जल्दी। तो इसलिए हम प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम एक्सप्रेस इस्तेमाल करें। राउटिंग जिसके अंदर बिल्डन होती है, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक्सप्रेस डाल दिया। जब मैंने एक्सप्रेस डाल दिया तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर और चीज़ें डाल देता हूँ। और चीज़ें डालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा कोड बन गया, राउटिंग हो गई। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने ऐप के अंदर लिख रहा हूँ इंपोर्ट कर लो। आप क्या कर लो, माँ सर वो आप इन लोगों से कह के माइक ऑफ कर दे, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, कौन है पढ़ने ये, में मुश्किल हो रही है। होता है। कौन है ये, माइक किसकी, हटा देते हम, सर अगर नहीं, नहीं करे तो हटा देते हम। की आवाज आ सर रही ये है। हसन का है, गाने सुन हसन। रहा है सर, गाने सुन रहा है। हसन कौन है, हसन डेवलपर, हसन कौन है, हसन भाई अपना माइक बंद कर दे प्लीज, थैंक यू। तलहा तनवीर, मैंने कर दिया सर, वेट अच्छा कर रहा यहाँ देखे। अब क्या होगा कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यार कुछ मंगवा लो, सही है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि मंगवा लो एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस को मंगवा लो। कहाँ से मंगवाओ, एक्सप्रेस से। बस ये मैं ये लिखता हूँ कि एक्सप्रेस को मंगवा लो एक्सप्रेस से। अब ये बोल रहे भाई एक्सप्रेस को कहाँ से एक्सप्रेस से मंगवाओ, एक्सप्रेस कहाँ पे। मैंने कहा मैंने कोई एक पैकेज डाला है जिसका क्या नाम है, एक्सप्रेस। तो ये इसको मिल जाएगा, इसको ये मिल जाएगा, सही है। जब इसको मिल जाएगा ना, अच्छा हमेशा याद रखिए जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर इसके पीछे ऐसा नहीं लिखा, अगर उसके पीछे ये नहीं लिखा, ये नहीं है, तो वो समझ जाओ कि ये लाइब्रेरी है, ये समझ जाओ कि ये क्या है, कोई थर्ड पार्टी, कोई एनपीएम का पैकेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है। अगर ये ऐसे आया कोई कोई इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे किया ना, मैं जब HTML और CSS की फाइल बनाता था तो मैं आपको बोलता था कि भाई आप इंपोर्ट कर लो अबाउट को, कहाँ से, पीछे जाओ, मैं बोलता था पीछे जाओ, अबाउट का पेज होगा, ऐसे होता था ना। तो ये मैं लेता था यहाँ से, यहाँ फोल्डर से, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि नहीं, ये जो मैं मंगवा रहा हूँ ये किसी पैकेज से मंगवा रहा हूँ। इसने बोला सही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ यार मेरा जो ये पैकेज है ना, ये पैकेज ये क्या कर लो, किसी एप्लीकेशन में बंद कर दो, किसी एप्लीकेशन में। तो इसने बोला एप्लीकेशन में बंद कर देता हूँ, तो मैंने कहा इस एप्लीकेशन को बंद कर दो एक्सप्रेस। अब जिन्होंने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उसको पता होगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेस है, ये एक फंक्शन की तरह, एक मेथड की तरह कॉल हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने असाइन कर दिया। बात समझ आ रही है। अच्छा, जब मैंने वेरिएबल बना दिया आप हाँ वेरिएबल कॉस्ट बना का। दिया, हाँ, उसको असाइन कर दिया, एक्सप्रेस मैंने मंगवा दिया। अब ये कह रहे यार क्या आपकी जो ये जो जावास्क्रिप्ट होती थी, आप जब इंडेक्स HTML CSS की फाइल बनाते थे तो आप सिंपल आते थे यहाँ पर, आप यहाँ पर बोलते थे कॉपी पाथ, सही है, और यहाँ पर आप इसको डाल देते थे, ऐसा ही होता था ना भाई। तो ये कॉपी पाथ आ गया, लेकिन वहाँ पर तो HTML आती थी, HTML का कोड दिखता था हमें, लेकिन यहाँ पर तो HTML का कोड ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस ऐप का पाथ चाहिए, इसका क्या चाहिए, पाथ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लिखता हूँ ऐप, तो क्या आ गया, अब ये क्या आ गया, ये तो कोड आ गया, ये तो मेरे पास कोड आ गया। मुझे कोड थोड़ी चाहिए, मुझे को कोड नहीं चाहिए, मुझे इसको रन करना है। तो ये बोल रहे हैं यार इसको आप रन कर दो या तो गो लाइव पे या यार किसी फाइक भाई अपना माइक बंद कर लो यार। तो ये बोलते कि यार आप इसको गो लाइव पे रन कर दो। मैंने कहा यार गो लाइव पे नहीं रन तो नहीं कर सकता, हाँ मैं अपने लोकल उस पे रन कर सकता हूँ इसको, लोकल होस्ट पे, लेकिन लोकल होस्ट किसी पोर्ट के ज़रिए होगा। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट कासिम, सी पोर्ट, सही है। सी पोर्ट क्या होता है, एक रास्ता किसी समंदर से लेके आना यहाँ पर। तो मैं भी इसको एक पोर्ट दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आप जब इसको रन करोगे ना तो इसके एक पोर्ट होगा,
इसका क्या होगा भाई, पोर्ट होगा, और वो पोर्ट 3000 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं। हमारे एक पीसी में जो है ना 65,000 पोस्ट तक कैपेबिलिटीज़ है, 65,000। लेकिन इस 65,000 तक इतनी बड़ी मशीन होनी चाहिए कि सारे हमारे एप्लीकेशन इसके अंदर चल सके। मेरी मशीन तो इतनी बड़ी नहीं है, तो मैं एक पोर्ट नंबर इसको दे रहा हूँ। मैंने कहा यार 3000, एक एप्लीकेशन मेरी चल रही होगी 3000 पे। अगर मैंने एक और एप्लीकेशन चला दी तो वो चल जाएगी 3001 पे। सही है। मैंने कहा नहीं, मेरी जो ये पोर्ट चलेगा लोकल होस्ट होगा, लोकल होस्ट के बाद जब मैं पाथ दूंगा तो मैं जब 3000 लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। सही है। इसने बोला सही है, आपने एक पोर्ट भी बना दिया। एक्सप्रेस मेरे पैकेज मंगवाया, पैकेज को मैंने वेरिएबल में बंद कर दिया और मैंने एक पोर्ट दे दिया। अब पोर्ट देने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास है एक एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन, ये रही। अब एक्सप्रेस के ज़रिए जब मैं जाता हूँ ना तो ऐप डॉट, ये मैं गया एक्सप्रेस डॉट के अंदर, मैं गया ऐप के अंदर, ऐप वेरिएबल के अंदर वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर क्या है, एक्सप्रेस। मैंने कहा ऐप डॉट गेट, मुझे कुछ चीज़ चाहिए। उसने बोला कहाँ से चाहिए। मैंने बोला यार कि जब मैं अपने इस ब्राउज़र पे आ जाऊँ ना और मैं लिखूँ लोकल होस्ट और लिखूँ 3000, लोकल लिखूँ 3000, और जब मैं 3000 लिखूँ ना तो आप ये कोड चल जाए, ये पूरा कोड चल जाए, मतलब जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये बोलते हैं भाई आप इसको कनेक्ट कर लो। मैंने कहा यार जब मैं ऐसे लिखूँ ना, ऐसे ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, रूट पाथ। रूट पाथ मतलब मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना अबाउट, तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, अबाउट। इसका मतलब कि जब मैं यहाँ पर आके अबाउट लिखूँ, कोई यहाँ पर अबाउट लिख दे, तो आप उसको क्या दिखा देना, आप उसको ये दिखा देना, अबाउट दिखा देना। मैंने तो ये बोल रहे हैं कैसे, सही है। तो मैं अब इसको अबाउट नहीं दे रहा, मैं इसको अभी अबाउट नहीं दे रहा, मैं इसको क्या दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जब ऐसे हो जाओ ना, यहाँ ऐसे ऐसे हो जाओ ऐसे, तो आप एक काम कर लो, आपको यूज़र या तो रिक्वेस्ट करेगा आपसे, सही है, या तो आपसे कुछ मांगेगा, या तो वो रिक्वेस्ट करेगा, अपनी ईमेल आईडी देगा, और या तो आपसे क्या करेगा, कुछ वो मांगेगा, रिस्पॉन्स मांगेगा, जवाब मांगेगा। तो आपने बोल दिया सही है, तो इन दोनों को मैंने किसी एक करली ब्रैकेट पेरेंथेसिस में बंद कर दिया। अब मैंने जब ऐसे किया तो एक फंक्शन बन गया, ये क्या बन गया, एक कॉल बैक फंक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें आ जाए ना, तो आप सिंपल क्या कर लो कि गेट के अंदर मुझे कंसोल दिखा दो, मुझे कुछ भी दिखा दो। मैं बोल रहा हूँ कि यार फिलहाल मुझे क्या करो, मुझे एक रिस्पॉन्स दे दो, एक जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आ जाओ तो मुझे एक जवाब चाहिए, रिस्पॉन्स। सही है। जब मैंने बोला ये रिस्पॉन्स चाहिए, तो रिस्पॉन्स के अंदर डॉट करके मैं बोलता हूँ कि इस रिस्पॉन्स को सेंड कर दो। इसको क्या कर दो भाई, कंसोल, ये ऐसे ही है जैसे मैं लिखता था कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ये ऐसा ही है। इस कंसोल का मतलब ये ब्राउज़र के लिए था, और ये किसके लिए, बैकएंड के लिए। लॉग मतलब ब्राउज़र के अंदर लॉग, लेकिन बैकएंड के अंदर क्या होगा, रिस्पॉन्स से सेंड कर दो। क्या सेंड कर दो, मैं बोलता हूँ कि भाई आप सेंड कर दो ये, अब ये सेंड कर दो, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। सही है। सर फिर से टाइमर आ गया। आ जा, कितना टाइम है, 10-15 मिनट है अभी। बस अभी तो 15 टाइम है, मिनट। 15 मिनट है। मुझे 3 मिनट या 4 मिनट पहले बोल देना, सही है भाई। 14 मिनट है सर। ठीक है ठीक है। सही है, 3-4 मिनट पहले आप अपने माइक को बंद कर दो थोड़ी देर। अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे एक रिस्पॉन्स चाहिए, और इस रिस्पॉन्स का कोई चीज़ सेंड कर दो। वो क्या सेंड कर दो, हेलो। सही है। या मैं लिख देता हूँ हेलो, मेरा जो बैकएंड है ना वो रनिंग में, बैकएंड रनिंग। अब मैं आता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश अबाउट। सही है। अबाउट नहीं, देखो स्लैश के बाद तो कुछ भी नहीं है। स्लैश का सॉरी मतलब क्या सॉरी। है कि 3000, स्लैश का मतलब क्या है, 3000। सही है। तो यहाँ पर देखो ये क्या बोलेगा, ये तो मुझे पूरा कोड दे रहा है। इसने बोला आपको कोड चल ही नहीं रहा, आपको कोड चल ही नहीं रहा, तो इसने पूरा कोड दे दिया। अभी तक जावास्क्रिप्ट चली ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने बोला यार स्टार्ट करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, ऐप डॉट लिसन, सुन लो भाई, आप इसको स्टार्ट कर लो।
स्टार्ट कैसे करोगे? इसने बोला कहाँ से स्टार्ट करो, कोई पाथ है आपके पास? मैंने बोला यार ऊपर मैंने एक पोर्ट बनाया है 3000, सही है। मैंने कहा जब ये पोर्ट बन जाए ना, जब ये पोर्ट आ जाए तो आप क्या करो, इसको चला दो। इसको क्या चलो, इसको चला दो। तो ये फिर एक कॉलबैक फंक्शन बन गया, एक फंक्शन बन गया। और ये बोल रहा है कि भाई ये जो कोड है ना, इसको मैं चला रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कंसोल लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। 3000 पे चला दो। देखो मैंने कहा बैकएंड इज रनिंग ऑन पोर्ट। पोर्ट कौन सा, जो भी पोर्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। बैकएंड इज रनिंग लिख दो बस। देखो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इतना काम ये क्या कर रहा है कि आप जब भी ये लिसन करोगे, इसको सुनोगे, इसको देखोगे, तो कंसोल चलेगा। और कंसोल कहाँ पर चलेगा, जब आप उसको गेट करके क्या करोगे, उसे लोगे। बैकएंड से हम कोई चीज़ गेट कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, सही है। मैं लिख देता हूँ फॉर शोविंग रिस्पॉन्स, सही है। और यहाँ सर ये जो ब्राउजर पे कोड शो हो रहा है बैकएंड के लाएगा ना? हाँ, फॉर रिस्पॉन्स गेटिंग, रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए ये लिखता हूँ। और रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा में देखना चाह रहा हूँ वो ये रहा, सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यार जब आप लिख रहे थे यहाँ पर कॉपी पाथ, वो तो आप सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट तो कर दो। अब जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोड एप डॉट जी एस, पहले आ रहा था एलो, पहले क्या आ रहा था एलो। अब देखो क्या आएगा, अब ये क्या बोल रहे हैं, बैकएंड इज रनिंग। आपका बैकएंड क्या हो रहा है, रन रहा है, लेकिन यहाँ पर रन हो रहा है। ये कौन सा चल रहा है, ऐप डॉट लिसनिंग वाला चल रहा हाँ है? बैकएंड इज रनिंग, दोनों में क्या सेम लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पर है हेलो बैकएंड इज रनिंग, और यहाँ लिसन तो ये हो रहा है ना, गेट तो ये हो रहा है। ये गेट तो हमें सही सही ब्राउजर के सही। लिए, ये हमारे ब्राउजर के लिए, ये हमारे ओके। ब्राउजर के ब्राउजर लिए। के लिए। और ये जो है ना हमारे पास, ये इसको आप देख लो, जिसे हम कंसोल कर रहे थे, कहीं पर भी देख लो। तो इसको मैंने यहाँ पर देख लिया बैकएंड मतलब में। इस फंक्शन में जो कुछ लिखेंगे वो दिख जाएगा हमें। हाँ तो सर आप जो, टर्मिनल में भी दिख जाता है? हाँ ये टर्मिनल पे तो हम देख रहे हैं अभी, ये टर्मिनल ही तो है, सही है। बैकएंड इज रनिंग। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई आप सिंपल क्या कर लो, लोकल होस्ट 3000। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, बैकएंड इज बैकएंड इज रनिंग। हेलो बैकएंड। रनिंग। ये कौन सा वाला आ रहा है, ये वो ब्राउजर वाला रिस्पॉन्स गेट है, वाला। गेट वाला। मैंने यहाँ पर इसको गेट कर लिया, और इसको ऐसे देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ। बात समझ आ रही है? लेकिन अब इसको मैंने लोकली स्टार्ट किए, इसको मैंने किस पे स्टार्ट किए, लोकली। लोकल। इसको बिल्कुल बैकएंड के लिए स्टार्ट करना कि ताकि ब्राउज़र पे भी चले और आपका पूरा डेटा आ जाए, उसको स्टार्ट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यार एक मिनट, हाँ मैं बोलता हूँ यार कि मेरे जो ये npm है ना, नोड पैकेज मैनेजर, इसको स्टार्ट कर लो यार, रन कर लो। और इसने बोला कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, मैंने बोला डेवलपमेंट पे। इसने बोला कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, डेवलपमेंट पे। तो ये क्या दे रहा है, एरर। ये बोल रहे भाई आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है नहीं जिसके आपके पास आप डेवलपमेंट कर रहे हो। आपने तो सिर्फ को npm आपने लिखा कि ए नोट एप डॉट जेएस, तो वो तो स्टार्ट हो गया था यहाँ से। ये कह रहा आपके पास कोई डेवलपमेंट की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, आपने जेसन की फाइल में जाता हूँ, और ये मेरी स्क्रिप्ट की फाइल है, ये मेरी स्क्रिप्ट की क्या है यहाँ पर फाइल। मैंने कहा यार नीचे आता हूँ मैं, और एक फाइल बना देता हूँ, और वो क्या दे देता हूँ, डेवलप। मैं देता हूँ सही है डेव, मैंने यहाँ पर दे दिया डेव, सही है। मैंने कहा जब भी npm रन डेव करूँगा, नोड पैकेज मैनेजर को रन कर डिफ नाम की फाइल बना रहे हो आप? हाँ डिफ कर दो, और जब डिफ करो ना तो मेरी मेन फाइल को चला दो। किसको चलाओ भाई, मेन फाइल। को। अच्छा नोड एप जेएस। अब मैं आता हूँ यहाँ पर दोबारा, मैं लिखता हूँ npm रन डेव। ये क्या बोल रहा है कि आपका बैकएंड स्टार्ट हो गया। आपके क्या स्टार्ट हो गया भाई, आपका बैकएंड पूरा स्टार्ट हो गया। अब आता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने जैसे ही लिखा npm, तो यहाँ पर क्या हो चुका है भाई, डेटा स्टार्ट हो गया। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा
यहाँ तक तो स्टार्ट हो गया। हमें तो सिर्फ हेलो नहीं चाहिए, हमें कोई यूज़र के इनपुट चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट आप लोग पढ़ रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट में जब मैं कोई यूज़र का डेटा लिख रहा था तो मैं कैसे लिख रहा था भाई? अगर आप लोग नहीं जानते तो ये क्या है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूज़र, क्या बना रहा हूँ, और मैं सर क्या वार भी लगा सकते हैं, जी सर वार हो सकता है। वो कुछ वार यूज अबे हो कुछ सकता भी है। लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, मैं सिर्फ कॉन्स लिख रहा हूँ ताकि ये डेटा कोई रिपीट ना करे। सही है भाई, ये ठीक आया है। यूज़र। लेट बी। यूज़र मैंने लिखा, लेट भी यूज हो सकता है। कुछ भी आप फिलहाल के लिए ये देख लो ना, मैंने यूज़र बनाया। यूज़र के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है, एक होता है की और एक होती है वैल्यू। बात समझ आ रही है? एक होती है हमारे पास की। यस सर सर। कौन जो है रीयूज नहीं होता ना। यार वो उसको बात छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए। नेम हो गया, एज हो गई, और एज कितनी है, 30। और रोल नंबर क्या है, रोल नंबर है हमारा 10। अब ये कह रहे यार यार सर ये तुम, वैल्यू जो है ये जो नाम नेम है एज है और वो उसको स्ट्रिंग में नहीं लिख अबे सकते। तो मुझे छोड़ तो दो 2 मिनट के लिए यार। सही है भाई। सर जो सुपर मैं बोल रहा यूजर हूँ, एक की आ रही है, ये उसकी क्या आ रही है, वैल्यू। ये की आ रही है, ये उसकी क्या आ रही है। अगर आपने इसको स्ट्रिंग में लिखनी हो वैल्यू ना तो आप इसको क्या करोगे, स्ट्रिंग में दोगे। अगर आपने नंबर लिखना हो तो नंबर को स्ट्रिंग में ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसमें क्यों लिखे, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप दोनों को ऐसे लिखो, दोनों को आप ऐसे लिखो। क्यों, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, सही तो है। ये जो जावास्क्रिप्ट हमारे पास रन हो रही है, ये हमारे पास जब फ्रंट एंड से डेटा जाती है ना बैक एंड पे, मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको। कहाँ है, जब ये फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा जाते हैं ना तो ये किस फॉर्म में जाता है, जेसन में। सही है। जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट आवाज आ रही है बंद कर दो। ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ऑब्जेक्ट नोटेशन का मतलब क्या है कि आपको जो भी डेटा होगा ना वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सही। जाता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ से फिर डेटा दोबारा आता है। इसके बीच के जो कनेक्शन है वो मैं फिर बताऊंगा, स्ट्रिंगिफाई और पार्स करके होता है, वो मैं फिर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्या देखो, कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कोई भी डेटा होगा वो जेसन के फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। अब ये एक मेरे पास एक डेटा आ गया, इस डेटा को मैं चाह रहा हूँ यार यूज़र एक नहीं है, 2 3 है। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जब आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है अभी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे 2 दिख रहा मिनट। है। एक मिनट सवाल मैं अभी नहीं ले रहा, थोड़ी देर बाद देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट एक है, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट 2 हो जाए। सर 5 मिनट में क्लास एंड होने वाली है। सही है, मैंने कॉपी किया, 2 हो गए। सही है, फिर मैंने कॉपी किया यहाँ पर, तो कितने हो गए, 3 हो गए। मैंने कहा 3 बंदे हैं, पहले का नाम दूसरे का नाम अली है, और यहाँ पर जो है दूसरे का नाम बिलाल है। उसकी एज और रोल नंबर अलग अलग है। ये कह रहे हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को सबको ऐसे नहीं लिख सकते, सारे ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं लिख सकते। किसी सारे ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए आपको ये स्क्वायर लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा भाई, स्क्वायर। स्क्वायर। तो आपका जो डेटा है वो कुछ टोटल ऐसे टोटल दिखेगा। ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए। देखो अब आपको ऐसा ऐसा दिखेगा। तो एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा लिखना हो ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, तो उसको फिर हम एरे में लिखते हैं। ये एरे है। तो आपका डेटा आ गया। अच्छा अब मैं मतलब सिंपल एरे लिख, के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब मैं सिंपल लिख देता हूँ कि एप डॉट गेट, मुझे गेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, गेट। और गेट में मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑल्सो। मुझे गेट में क्या चाहिए कि जब मैं कौन सा है? पहले पाथ था ना, ऐसे था, सर। पहले ऐसे पाथ था। हाँ। तो इस पाथ पे क्या मौजूद है, हेलो बैकएंड, जो कि मैंने यहाँ पर देख लिया, मैंने यहाँ पर देख लिया हेलो बैकएंड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब कोई बैकएंड के अलावा यहाँ पर ये लिखे, यहाँ पर आके यूज़र लिख के, यहाँ पर लिख के यूज़र, तो ये पूरे यूज़र मेरे पास ब्राउज़र पे शो हो जाए। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी, मैंने कहा कि यार कोई जब यूज़र लिखे ना तो मेरे पास रिक्वेस्ट हो जाए और रिस्पॉन्स हो जाए। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड पे क्या करूँ, क्या भेज रहा हूँ मैं, यूजर दिखा दो। और ये यूज़र कौन सा है, ये वाला है। अगर आपने लिखा ना यूज़र्स,
तो आप लिखो यहाँ पर यूज़र्स, और जब मैं कोई यूज़र्स सर्च करूँ तो आप यूज़र, ये ज़रूरी नहीं है आप एस लिखो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप इब्राहिम भी लिख सकते हो। तो जब कोई यहाँ पर लिखेगा इब्राहिम, तो यहाँ पर ये सारे यूज़र शो हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? मतलब पाथ में कुछ भी लिख सकते हाँ, हैं। पाथ में कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा 3 मिनट होगा यूज़र्स। सर। सर 3 मिनट हो गए, 3 मिनट नहीं, रहेगा बस। मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र्स। अच्छा 4 मिनट रह गए। जी सर। एक्सप्रेस की अगर आप लोग फाइल में भी जाओगे ना डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट्स पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि राउटिंग कैसे करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी होगी। तो देखो इन्होंने भी यही किया है कि आप अगर गेट कर रहे हो तो रिस्पॉन्स आएगा, गेट का मेथड लगा रहे हो तो रिस्पॉन्स को आप गेट कर रहे हो। अच्छा, हमारे पास यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें लिखी और मेरे पास ये सारी चीज़ें आ रही है। सारी चीज़ें क्या क्या आ रही है मेरे पास, ये भी आ रहा है सारी चीज़ें, यूज़र्स लिख रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जब यूज़र्स में लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाए, ये सारे बंदे आ जाए, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाए। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र्स, तो क्या होगा, कैन नॉट गेट यूज़र्स। ये क्यों भाई, ये क्यों आ रहा है? अच्छा, अब ये इसलिए आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप में जो यूज़र्स है आपके, कहाँ है, अच्छा ये कह रहा है कि आपके जो यूज़र्स है ना, यूज़र्स, वो यूज़र्स हमारे पास अभी नहीं है। जो आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हो ना, सारी चीज़ें अगर आप लिख रहे हो नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूज़र्स है ना, वो तो आपने बना दिए। आपने तो सारे यूज़र्स इसको दे दिए, फ्रंट एंड से बैक एंड पे दे दिया, और आप बैक एंड को देखना चाह रहे हो। चूँकि एक्सप्रेस के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो या बैकएंड के साथ कोई भी काम कर रहे हो, तो बैकएंड हमसे क्या मांगता है, बैकएंड हमसे ये मांगता है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो, आपने यूज़र बनाया, आप उसको गेट कर रहे हो, इसको गेट करने से पहले आप क्या करो कि इसको कन्वर्ट कर दो। आप इसको क्या करो, आप इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो। आप इसको बोल दो कि भाई ये जो डेटा है ना, वो सारे जेसन में, किस में भाई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में। जब ये जेसन में हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि फ्रंट एंड से जब बैकएंड पे डेटा जाएगा तो अब ये जेसन में जा सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि ये जेसन में जाता है। एपीआई इसको क्या कर रहा होता है, फ्रंट एंड से बैकएंड में कनेक्ट करने के लिए जेसन से कनेक्ट कर रहा होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन टर्मिनल को ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, टर्मिनल में ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, ब्राउज़र को ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा। तो मुझे ब्राउज़र को बताना होगा कि ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, उसके जो रिस्पॉन्स है वो मुझे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में दे दो। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे सारे यूज़र दे दो। कैन नॉट गेट अभी भी क्यों आ रहा है? अच्छा, मैं देख लेता हूँ मेरी फाइल खुली हुई है या नहीं। बैकएंड तो रनिंग पे, दोबारा खोल देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। रिफ्रेश का इशू होगा शायद। हो सकता है ये क्लास में भी तंग कर रहा होता है। यूज़र्स, तो देखो सारे यूज़र्स आ गए। सही है, रिफ्रेश का इशू था। तो देखो यहाँ पर क्या आ गए, सारे यूज़र्स मेरे पास आ गए। तो सक्सेसफुली आज हमने क्या किया, बैकएंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट किया, और फ्रंट एंड पे हमने बैकएंड का कोड देख लिया। बात समझ आ रही है? फिर हम जो यहाँ कह रहे थे ना कि यहाँ पर यूज़र्स के आगे अगर आप 1 लिख दो तो 1 आ जाएगा, अगर आप 2 लिख दो तो 2 आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर 3 लिखते हो तो 3 आ जाएगा। लेकिन अभी हमने ये प्रोग्रामिंग नहीं लिखी, हमने सिर्फ यूज़र्स लिख के, तो हमारे पास क्या हो गई, जो कोड हम टर्मिनल पे लिख रहे थे सारी चीज़ें तो ये जावास्क्रिप्ट लोकल में, होस्ट है वो ना? यहाँ पर आ गए। सही है भाई? तो जो चीज़ें हम यहाँ पर तो ये लिख रहे थे लोकल ना, होस्ट है। वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ गई। सर बस एक दफा ना शुरू से कोड बता दें, बस शुरू से कोड एक दफा पे समझा दें। सही है, मैं समझा देता हूँ। गुस्सा आ जाएगा सर को। भाई ये देखो, सिंपल क्या है कि जो भी जी चीज़ें सर मैं एकदम है। जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने बना दिया कि भाई मैंने अपने बैकएंड के अंदर एक फ़ाइल बनाई है, एक पैकेज बनाया जिसका नाम है एक्सप्रेस। ये हमारे पास राउटिंग दे रहे हैं। तो राउटिंग देने के लिए क्या सही है। करता है, राउटिंग देने के लिए करता है कि ये सबसे पहले ऐप वेरिएबल में मैंने रख दिया, एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, और एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पर ऐप डॉट करके गेट कर दिया।
मैंने क्या गेट गेट का मतलब ये कि गेट के बाद मैं जब इसको पाथ दूंगा ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र पे एक रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दो, और जेसन में जो कन्वर्ट करे वो पूरा यूज़र होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। जब यूज़र होगा तो पूरा उसको सेंड कर दो। तो ये सिंपल ये कहानी हो रही है बस। अब आप मुझे बताओ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो ताकि मैं आप लोगों को बता दूँ। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, सर जो आपने यहीं ये रुके रहोगे। एरर्स बनाए इसका जरा बता दें। क्या मतलब? ये जो आपने कॉन्स्ट यूज्ड मतलब जो अच्छा, एक एरे बनाया है उसके ये अंदर हम ऑब्जेक्ट्स है। ये अभी आप इसके लेवल तक नहीं पहुंचे क्योंकि आप लोगों की जावास्क्रिप्ट अभी बेसिक चल रही है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये एरे बनकर नहीं ऑब्जेक्ट का तो पता है, जी जी ये जरूरी होता है ना मतलब। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आप अपने ब्राउज़र के अंदर बैकएंड से क्या क्या चीज़ मांगोगे कि मुझे क्या सर चाहिए। ये कोड पूरा सर ये कोड पूरा याद करना देखो पड़ेगा। देखो मैं अगर यहाँ लिखूँ ना डमी जेसन, ये किसी ने पहले से बना बनाया कोड रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ अभी ना। सिंपल कोड ये जरूरी होता है। हाँ देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये किसी ने पहले से कोड रखा हुआ है, कहाँ सर है आपके भाई। 45 चल रहा हम्म, सर जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेबसाइट होती है, उस पे जेसन का वो फ्री यहाँ होता भी है। है और यहाँ भी है, फेक डेटा भी है और डमी जेसन, बहुत सारी वेबसाइट है, आप कहीं से भी उठा लो। अब मैं ये गेट ऑल यूजर्स का कर रहा हूँ, देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ, ये डेटा मैं देख रहा हूँ। ये देखो ये पूरा डेटा, ये किसी ने पहले से कोड लिखा हुआ है, ये देखो पूरा बैकएंड का कोड लिखा हुआ है, है। देखो शो नहीं हो रही, ये देखो पूरा कोड लिखा हुआ है। यूजर्स स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन शो इसको नहीं हो यूज रही, कर सकते हैं। हो रही है, हो रही है सर। आपको कोई स्क्रीन इशू होगा। अच्छा, तो ये देखो ये पूरा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, पूरा डेटा। ये अब डेमो डेटा है। ये किसी ने पूरा डेटा रखा हुआ है, डमी डेटा इसको बोलते हैं, ये पूरा डेटा। अगर मैं इसको कॉपी करूँ ना और यहाँ पर रख दूँ, ये उसने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। हाँ ये देखो अगर मैं इस पूरे को कॉपी रखूँ, कॉपी कर दूँ और यहाँ पर रख दूँ, ये देखो ये पूरा कोड मेरे पास आ गया, ये पूरा कोड आ गया। सही सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी सही। ऑब्जेक्ट में बंद कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूँ कि भाई ये पूरा डेटा है मेरे पास। मैंने ये सारी चीज़ें हटाई, मैंने कहा कि कॉन्स्ट यूज़र्स, और ये पूरा यूज़र्स आ गया। अब नीचे जाके ठीक है। ये सारे यूज़र्स डेटा है, इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो यूजर तो हम खुद बना रहे हैं। हाँ लेकिन ये आगे आगे जाके आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बना रहे यूज़र्स कैसे। समझ तो सब आ रहा है लेकिन बस ये कोड थोड़ा बहुत ना ये देखो, हाँ ये समझ समझ नहीं आ जाओगे रहा जब आप है, साथ थोड़ा साथ सा आओगे। अगर देखो कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा। अब मैं लिख रहा हूँ, ये डमी में था ना, डमी वाला जेसन का कोड मैंने अपने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये पूरा कोड आ गया। रिफ्रेश यूजर्स, सर आपको ये ऐसे नहीं सर्वर हो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या ये ऐसा हो नहीं सकता है। सर ये चेंज ऐसा कर नहीं दिया हो ये। सकता हाँ अच्छा आप चेंजेस सवाल करो, करिए सर ना। आपकी स्क्रीन नहीं किसी आ साहब रही। आप सवाल करें, सवाल करें, ये देखो आ पूरा गया। कोड। सर ये सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग पहले जेसन पढ़ लें फिर बैकएंड पे चले जाएं, तो अलग हाँ अलग हाँ, चीजें तो करें। ये तो आप लोगों के लिए था भी नहीं बेसिकली, ये तो उनके लिए था जिन्होंने पूरा फ्रंट एंड पढ़ लिया। अब जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली ना, अब मैं बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ये एरे है, तो क्लास में जब आप अभी बैठोगे तो आप ये ऑब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें देख लोगे। ये सारी चीज़ें में हम फ्रंट एंड पे कैसे दिख रहे हैं और इसको बैक एंड पे कैसे कॉल कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ बैक एंड पे कॉल कर दिया। सही। अच्छा बनाते सर एक कैसे हैं बताएं, अभी वो मैं बता 47 दूंगा। चल रहा है। जी। ये बताएं कि जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हम्म, है की भी आपने स्ट्रिंग में दी है और वैल्यू भी स्ट्रिंग में दी है। एग्जैक्टली ये देखो, जब हम सर्वर से बातें कर रहे होते हैं ना तो सर्वर में जो डेटा जाता है वो दोनों स्ट्रिंग में होती है, दोनों होती सही। है। इसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सर लेकिन आपने ये अपना नंबर नहीं दिएगा सर नंबर आपने नहीं दिया हुआ स्ट्रिंग में। अपना। जिसमें मतलब नंबर, नंबर नंबर नहीं स्ट्रिंग में नहीं स्ट्रिंग दिया में हुआ। दिया है आपने। स्ट्रिंग में नहीं दिया। जी यही बोलना चाह नंबर रहा स्ट्रिंग में नहीं होता ना। हूँ। ये अच्छा आईडी और एच, आईडी फिर और नान जीवी।
नहीं वो तो मैंने खुद का दिया था ना, अपना डेटा दिया था मैंने, वो अपना डेटा दिया था और यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा सही। सही है, ठीक है मैं सर। यहाँ पर किसी बंदे का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो जब सर्वर से बातें कर रहे होते हैं, जब हम इसको रिस्पॉन्स में सेव कर रहे होते हैं, इसको देते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स का डेटा है ना पूरा, जी ये वाला, इसको जी सर। कैसे देना चाहिए, तो इसको हम इसको बता रहे होते हैं कि आपके पास जो डेटा आएगा ना वो सारा जेसन में होगा। और जेसन सही। कहते ही इसी को है ठीक। कि की वैल्यू फिर हमेशा किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है। कोई और सवाल भाई? सर अगर बोलियन में कोई और सवाल बताए भाई यहाँ से, सर अगर बेसिक पे। बोलियन में डेटा। हाँ उसको हम फिर हैंडल करेंगे ना, अभी तो हमने कंट्रोलर पढ़ा ही नहीं। अभी हमने कंट्रोलर नहीं पढ़े, जब कंट्रोलर पढ़ेंगे राउटिंग पढ़ेंगे। बेसिकली ऐसे काम नहीं होता जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, ये तो सिंपल डेटा दिखा रहा हूँ, इसका बाकायदा कंट्रोलर बनता है। एक करके दिखा दूँ क्या? जी सर। कंट्रोलर क्या करता है? देखो मैंने यहाँ पर बनाया एक राउट का फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के लिए मैं आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ राउट। मैं राउट कोई और नाम दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी, आप अगर राउटिंग करो राउटिंग ही ले रहोगे। सही है। एक फोल्डर कंट्रोलर। में बनाता हूँ जिसमें मैं ओथ लिख रहा हूँ। ओथ क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पर लॉगिन साइन अप की जितनी फंक्शनलिटी होगी यहाँ पर आएगी। मैं यहाँ सही। हटा रहा हूँ, जी मैं सिंपल क्या लिख रहा हूँ, ठीक राउट है। लिख रहा हूँ। राउट के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ जो कि कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि राउट डॉट जे एस एक्स जे एस। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मैं जो राउटिंग कर रहा हूँ ना, ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, राउटिंग में उठा रहा हूँ इम्पोर्ट, और मैं लिख रहा हूँ कि एक्सप्रेस, वही वाले एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। सही है। और मैंने क्या मंगवाया, एक्सप्रेस के अंदर जाके मैंने क्या मंगवाया, राउट। राउटर। और इसको मैंने कहाँ पर रख दिया, राउटर में। वेरिएबल में। अब मैं सिंपल आके बोल सकता हूँ, ठीक। मैं तो बोल सकता हूँ कि भाई राउट डॉट यूज, राउट डॉट यूज। अब आप ये क्या यूज करो, क्या करते हैं? यूज मतलब इस राउट की एक मेथड है ये पूरा इसका, राउट का। सही है। यूज करो कि जब ये आ जाए ना, तो आप इसके अंदर क्या करो, पूरे यूज़र दे दो। अगर आप यूज़र ऐसे दूँ तो फिर आप मुझे पूरा यूज़र दे दो। यूज़र में यहाँ पर लिख सकता हूँ गेट यूज़र, गेट यूज़र। अब ये बोलेगा ये क्या है, तो इसको हम कॉपी करें, इसको हम कॉपी करके और इसको हम इसका कंट्रोलर बना देंगे कि वो यूज़र कैसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, मैं लिखता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन का भी मैं कंट्रोलर बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगा कंट्रोलर। मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूँ जिसका नाम है लॉगिन डॉट जेएस। यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना दूंगा। कंट्रोलर कैसे बनता है, सिंपल फंक्शन बनता है, कॉन्स्ट लॉगिन, और यहाँ पर एक, ये मैंने एक फंक्शन बना एरो दिया, एरो फंक्शन। फंक्शन है। सिंपल फंक्शन बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्ट लॉगिन का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो बंदा जो है ना लॉगिन हो, इसके पासवर्ड मौजूद हो। ये सारी चीज़ें फिर हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। सही। इस कोड को मैं नहीं नहीं कोशिश सही। करूँ सही करके ना, मैं गिटहब पर डाल गिटहब दें। पे डाल दूँ ये, और इस वीडियो को भी डाल देता हूँ। सही है भाई। सही है। मैं वीडियो स्टॉप करके आपसे सवाल दे देता हूँ।